अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी सीरीज बेबदन बाय एम.ए. राहत। एपिसोड 1। पूरे 2.5 साल मैं बेकार रहा। अगर चंद दोस्तों की रफाकत ना होती तो बिलाशुबा सड़कों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता। लेकिन बस चंद साथी ऐसे मिल गए जो कभी कभी रहम कर दिया करते। नौकरी की कोशिशें चारों तरफ हो रही थीं, लेकिन साहब नौकरी भी कोई महबूब है जो आसानी से मिल जाए। हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन इस बार तो तकदीर में नाकामी ही थी। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिंदगी पर कोई बड़ा बोझ या कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बेकार इंसान का जिंदा रहना ही मुश्किल है। और फिर मुझ जैसा शख्स जिसकी पुश्त पर कुछ भी ना था, जवानी के तकाजे अहमकाना हैसियत रखते हैं। अपने बेशुमार दोस्तों के साथ उठता बैठता, चंद शादीशुदा थे, चंद गैर शादीशुदा। वो शादी करना चाहते थे और जो शादीशुदा थे वो अपनी जिंदगी से बेजार थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर लोग अपने चाहने वालों से क्यों बेजार हैं। दिन किसी ऐसे रेस्तोरां में गुजरता जहां अमूमन कुर्सियां खाली ही मिला करती। रात के लिए खुला आसमान मौजूद था, ना बीवी थी ना बच्चे, लेकिन क्या करता। बेमकसद मक्खियां मारते हुए मुलाजमत के लिए जहां कोई इशारा मिलता दौड़ जाता, लेकिन नाकामी थी कि पीछे पीछे लगी फिर रही थी। एक दिन अपने पसंदीदा रेस्तोरां में बैठा चाय पी रहा था कि बराबर की मेज से अखबार उठाकर उस पर निगाहें दौड़ाई तो एक इश्तिहार पर नजर पड़ी। जरूरत है एक ऐसे नौजवान की जो कम अज कम मैट्रिक पास हो, अच्छी सेहत रखता हो, कुछ ऐसे काम करना होंगे जिनका ताल्लुक लिखने पढ़ने से भी हो सकता है, तनख्वाह माकूल और बाकी आसानियां भी फराहम की जा सकती हैं। उम्र 25-26 साल से ज्यादा ना हो। बराह रास्त मुलाकात करें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यूसुफ बागा, पता कोठी नंबर 113। पढ़ने लिखने का कुछ काम भी करना होगा। बाहर सूरत बात तो ये थी कि कोई ना कोई नौकरी मिल ही जानी चाहिए। चुनाचे मैंने पता जहन नशीन किया, भला मुझसे पहले कौन पहुंच सकता है उस जगह। मैंने सोचा जाहिर है अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, अखबार आए हुए चंद नौजवानों ने पढ़ा होगा और उसके बाद भागे भी होंगे। चुनाचे सबसे पहले मैं ही क्यों ना हासिल कर लूं, मैंने सोचा। एबीसीनिया से डिफेंस तक जाने में मुश्किलात तो काफी थी, लेकिन बहरहाल इन मुश्किलात को तो नजरअंदाज ही करना होगा। मैंने सोचा और चल पड़ा। जहां तक बस जाती थी वहां तक बस से गया और उसके बाद पैदल सफर करना शुरू कर दिया। कोठी नंबर 117 मिस्टर यूसुफ बागा। मैं हर कोठी पर उस नंबर को तलाश करने की कोशिश करता, हत्ता कि 227 तक पहुंच गया। वैसे उस वक्त यहाँ कोठियां खाली खाली ही थीं। हाँ, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। जिस कोठी तक मुझे पहुंचना था वो तो इस तरह थी जैसे वीराने में हो। मीलों तक कोई इमारत नहीं थी। जाने उस कोठी के मकीन ने इस जगह रहना किस तरह पसंद कर लिया और उसके अपने वसाइल क्या थे। जब वहां पहुंचा तो थकन से चूर हो चुका था। तलाश करने में ही कई मील का सफर तय करना पड़ गया। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर जब मुझे 117 नंबर मिल गया तो मेरी जान में जान आई। लेकिन कोठी क्या थी, भूत बंगला था, फाटक बेरौनक। हालांकि इमारत पुरानी नहीं थी, नई थी, लेकिन इस तरह बदनुमा नजर आ रही थी जैसे यहाँ इंसानों का कोई वजूद ही ना हो। फाटक की दूसरी जानिब खुदरो झाड़ियां उगी हुई थीं। दूर दूर तक कोई इंसानी वजूद नहीं था। मैंने ताज्जुब से उस नंबर को पढ़ा। 117 साफ लिखा हुआ था। ये नंबर भी कोठी की दीवार पर चूने से लिख दिया गया था और आम हालात में इसे तलाश करना सख्त मुश्किल काम था। और इश्तिहार में इस इमारत का तज़किरा किया गया है तो कम अज कम एक बात तो यकीनी तौर पर कही जा सकती थी, वो ये कि अभी तक यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं पहुंचा होगा। लेकिन मैं क्या करूं, कोई यहाँ आबाद भी है या सिर्फ मजाक किया गया है। लेकिन मजाक के लिए इश्तिहार की रकम खर्च करने की क्या तुक है फिर। मैंने सोचा कि अखबार में इश्तिहार मौजूद है, किसी ऐसी इमारत में चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता और किसी ने एतराज किया तो कह दूंगा कि अखबार पढ़कर आया हूँ। चुनाचे हिम्मत करके गेट क्रॉस करके सामने दरवाजे में पहुंच गया। सामने ही एक खुला हुआ दरवाजा मौजूद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। तब मुझे कुछ सुकून हुआ और मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम था, फर्नीचर कीमती लेकिन बेतरतीब, लेकिन वो नजर न आया जिसकी आवाज सुनाई दी थी। ड्राइंग रूम का दूसरा दरवाजा जो अंदर किसी कमरे में खुलता था, खुला हुआ था। मैंने सोचा कि मुमकिन है मुझे अंदर बुलाने वाला किसी काम से अंदरूनी कमरे में चला गया हो, इसलिए मैं दरवाजे के करीब खड़ा होकर इंतजार करने लगा। बैठ जाओ। वही आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। मैंने मतवाहश निगाहों से चारों तरफ देखा और परेशान हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं मिस्टर, बैठ जाओ, फिर बातें होंगी। और मैं बादले नख्वास्ता बैठ गया। उस मकान की वीरानी अब मुझे खौफजदा कर रही थी। यहाँ दाखिल होते हुए मेरे जहन में भूत बंगले का तस्वुर पैदा हुआ, लेकिन यह पुरस्रार आवाज उस तस्वुर को यकीन में बदल रही थी।
मेरी आवाज़ तुम्हें एक मखसूस जरिया से सुनाई दे रही है। दरअसल मैं बीमार आदमी हूँ और बीमारी की नौयत कुछ ऐसी है कि किसी के सामने बिल्कुल नहीं आ सकता। दूसरों को मुझसे कराहियत होगी, इसलिए मैंने दूर रहकर गुफ्तगू करने का यह तरीका इख्तियार किया है। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा, तुम यकीनन मेरा इश्तिहार पढ़कर आए होगे। जी हाँ, मैंने एक दीवार को घूरते हुए कहा। क्या नाम है? अली फैजान। इससे कबल कहाँ मुलाजमत करते थे? 2.5 साल से बेकार हूँ। बेकारी से कबल क्या करते थे? एक रेस्तोरां के काउंटर पर बैठता था, मैंने जवाब दिया। नौकरी क्यों छोड़ दी? होटल ही बंद हो गया। तुम्हारी तालीम कितनी है? इंटर नहीं कर सका, मैंने जवाब दिया। मैट्रिक कर सके थे? आवाज़ में थोड़ी ज़राफ़त नुमाया हो गई। या वो भी नहीं कर सके? जी नहीं, फर्स्ट ईयर क्लियर किया था। खूब। क्याम कहाँ है? फुटपाथ पर, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब दूसरे अहले खाना नहीं है? सवाल किया गया। खुदा का शुक्र है नहीं है। क्या मतलब? जी हाँ, अगर वो होते तो अब तक इस दारे फानी से कूच कर चुके होते, मैंने जवाब दिया। तो फिर जिंदगी फुटपाथों पर ही गुजरती है? जी हाँ। तनख्वाह क्या लोगे? जो आप दे दें। फिर भी जहन में कोई तो ख्याल होगा? जी नहीं, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। 2.5 साल से बेकार रहने के बाद तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर भी गुजारा किया जा सकता है, मैंने जवाब दिया और मुझे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। आदमी दिलचस्प हो, बातें बेबाकी से कर लेते हो। मुझे पसंद आई ये बात। शुक्रिया, मैंने मुख्तसर कहा। फिल वक्त तुम्हें 2000 रुपये माहवार दिए जा सकते हैं और रहने के लिए एक फ्लैट भी। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में आंखें फाड़ दी, क्योंकि इस वक्त तो किसी फ्लैट का किराया 1000-1500 से कम नहीं था और फ्लैट में रहने का मैंने तसव्वुर भी नहीं किया। मेरे जहन में किसी गंदे इलाके की छोटी सी खोली थी जो अगर किराए पर मिल जाती तो जिंदगी सवारत हो जाए, लेकिन फ्लैट की पेशकश बड़ी दिलकश थी। मुझे मंजूर है, मैंने खुश होकर कहा। काम यह होगा कि मेरी कुछ जायदाद है, चंद मकानात हैं जिनकी तफसील मैं तुम्हें बता दूंगा। उनके किराए वगैरह वसूल करके उनका हिसाब किताब रखना होगा। एक छोटा सा कारोबार है जिसे मुख्तलिफ लोग संभाले हुए हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं चाहता हूँ कि एक आदमी खुफिया तौर पर भी मेरे लिए काम करे। हिसाब किताब के रजिस्टर तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें सिर्फ उन्हें चेक करना होगा। बहुत मुनासिब जनाब, मैं खुशी से तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है मिस्टर अली फैजान, मैंने आपको मुलाजिम रख लिया है। अब आप शाम तक यहाँ रहें और मुलाजमत के लिए दूसरे बेरोजगार नौजवान को टरखाते रहें। आज की जिम्मेदारी आपकी यही होगी। जी बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। तो ये ड्राइंग रूम आपका आज का ऑफिस है और आइंदा भी आप यहीं काम किया करेंगे। आम हालात में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्लैट ही के एक कमरे को अपनी ज़रूरियात के लिए ऑफिस की शक्ल दे दें। जब ज़रूरत हो मुझसे गुफ्तगू कर लिया करें। टेलीफोन नंबर नोट कर लें। कलम या पेंसिल है आपके पास? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। सामने अलमारी देख रहे हो, उसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। और हाँ, किचन भी है इस इमारत में, यहाँ भी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और कोई सवाल हो तो कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं बिला ज़रूरत आपसे मुखातिब नहीं होऊंगा। जी हाँ, वो फ़ोन नंबर, मैंने कहा। हाँ ठीक है, कलम कागज़ वगैरह निकाल लाएं, कहा गया और मैं अलमारी की तरफ बढ़ गया। निहायत नफीस किस्म के पैड, रजिस्टर और दूसरी स्टेशनरी मौजूद थी। मैंने उसमें से एक पैड और कलम निकाल लिया और फिर उस पर इसरार आवाज़ में मुझे फ़ोन नंबर बताया गया, जिसे मैंने पैड पर नोट कर लिया। इसके अलावा कोई और सवाल? आपने फ्लैट के बारे में फरमाया था। हाँ, फ्रियर रोड, ग्रीन मैंशन नामी इमारत का फ्लैट नंबर 20 खाली है। उसकी चाबी अलमारी के दूसरे खाने में रखी है। आप आज ही उसमें क्याम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने खुशी से कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। ड्राइंग रूम के उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाएं। मेज़ पर नोटों की एक गड्डी रखी है, उसमें से 2000 रुपये के नोट निकाल लें। यह आपकी इब्तदाई इमदाद है, इससे अपनी फौरी ज़रूरत पूरी करें। तनख्वाह आपको बाकायदगी से मिलेगी और अगर मैं आपके काम से मुतमईन हुआ तो मुमकिन है 1-2 महीने में ही आपकी तनख्वाह बढ़ा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मुतमईन करूं, मैंने कहा और आवाज़ बंद हो गई। मेरा दिल खुशी और मुसर्रत से लबरेज था। ये कानून का खजाना मिल जाने वाली बात थी। मुलाजमत और वो भी इस कदर ऐश की, मुझे यूं लग रहा था जैसे ये सब एक ख्वाब हो, एक हसीन ख्वाब। और कई बार मैंने इस ख्वाब से जागने की अहमकाना कोशिश की और खुद ही शर्मिंदा हो गया। फिर कांपते हुए कदमों से उठकर मैं उस दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। बेडरूम था, एक बेड और एक साइड टेबल। साइड टेबल पर नोटों की एक गड्डी रखी हुई थी, नए नए करारे नोट। मैंने पूरी ईमानदारी से उसमें से 2000 के नोट निकालकर जेब में रख लिए। इतनी उम्दा मुलाजमत थी कि किसी बेईमानी का ख्याल भी दिल में नहीं आ सकता था। इसके बाद मैं बाहर निकल आया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। मुलाजमत यही थी कि शाम तक रुक कर इश्तिहार के जवाब में आने वालों को टरखाऊं। अव्वल तो यहाँ आएगा ही कौन, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मेरा ख्याल गलत साबित हो गया।
दो नौजवान टटोलते हुए पहुंच गए। उनकी आहट सुनकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला, वो उछलकर पीछे हट गए। मैं समझ गया था कि मेरी जैसी ही कैफियत के शिकार हैं और इस माहौल से खौफजदा और मेरे ज़हन में शरारत उभरी। इंसान अंदरूनी तौर पर मुतमईन हो तो उसके अंदर बहुत सी खूबियां ऊद आती हैं। क्या बात है? मैंने खौफनाक आवाज़ में पूछा और मेरी इस आवाज़ का तासुर उनके चेहरे पर नुमाया हो गया और वो कुछ और खौफजदा नजर आने लगे। जी वो इश्तिहार, तुम आ गए मेरे बच्चे, सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ अंदर आ जाओ, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैंने बदस्तूर ख्वाबज़दा लहजे में कहा कि दोनों नौजवान कई कदम पीछे हट गए। डर रहे हो? तुम डर रहे हो? देखो इस वीराने में मैं सदियों से तुम्हारा मुंतजिर हूँ, मेरी प्यास हद से बढ़ चुकी है, आओ अंदर आ जाओ। मैंने भयानक सा चेहरा बनाकर कहा और दोनों पलटकर इस तरह भागे कि मुड़कर पीछे नहीं देखा। भागते हुए फाटक से बुरी तरह टकराए। उनमें से एक खिड़की से बाहर जा गिरा और दूसरा जल्दी से बाहर निकलकर उसे संभालने लगा। मेरे पेट में बल पड़ गए और मैंने तय कर लिया कि शाम तक आने वालों के साथ यही सलूक करूंगा। यह भी खासा दिलचस्प मशगला था। दोपहर को 3 बजे के बाद एक और किस्मत का मारा निकला और उसने फाटक से अंदर ही कदम नहीं रखा। देर तक खड़ा फाटक बजाता रहा। मैंने सोचा अंदर आएगा तो देखा जाएगा, फिर वो फाटक ही से वापस चला गया। गोया ये कुल 3 अफराद थे जो इस इश्तिहार के जवाब में आए। 3 बजे के करीब मेरी भूख शिद्दत से चमक उठी और सारी बातें नज़रअंदाज करके मैंने सोचा कि अब किचन तलाश करना चाहिए। गो मुलाजमत का पहला दिन था और तमाम असूलो आदाब को मद्देनिगाह रखना था, लेकिन जनाब पेट के भी कुछ आदाब होते हैं। चुनाचे मैं किचन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और किचन मुझे मिल गया। किचन नुमाया जगह पर था, इंतहाई नफासत से आरास्ता। अलमारी में बंद खुराक के बहुत से डिब्बे चुने हुए थे। गोया ये सब कुछ इसलिए नहीं था कि मैं बेधड़क उनका इस्तेमाल कर दूं। मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जो मेरा काम चला सकें। चुनाचे चाय की केतली मैंने चूल्हे पर रख दी और उसके बाद एक डबल रोटी निकालकर चाय में भिगोकर खा ली। मैं अपनी औकात से बढ़ना नहीं चाहता था और अपने मालिक को नाराज़ नहीं करना चाहता था। तकरीबन 7 बजे तक मैं यहाँ रहा क्योंकि मुझे हदायत मिली थी कि सूरज छुपते ही यहाँ से चला जाऊँ। चुनाचे मैंने जाने का फैसला कर लिया। फरियर रोड की ग्रीन मैंशन तलाश करने में मुझे कोई दिक्कत न हुई। यूसुफ गाबा के बताए हुए पते के मुताबिक मैं फ्लैट नंबर 20 में पहुंच गया। दरवाजे पर मोटा सा ताला मौजूद था और यूं महसूस हो रहा था जैसे यह ताला काफी दिन से नहीं खुला। लरसते हाथों से मैंने चाबी ताले में घुमाई और अंदर दाखिल हो गया। स्विच बोर्ड तलाश करके मैंने फ्लैट में रोशनी कर दी। 3 कमरों का इंतहाई नफीस फ्लैट था, इतना कि मेरी जरूरियात के लिए जरूरत से काफी ज्यादा हर चीज मौजूद थी। कमरे में बेड भी था, एक छोटा सा रैक भी था। बावर्ची खाने में गैस के चूल्हे लगे हुए थे। गोया मुझे चंद ऐसी चीजों की जरूरत थी जो एक उम्दा जिंदगी गुजारने में मुआविन साबित हो सकें और इसके लिए मेरे पास 2000 रुपये मौजूद थे। दुकानें जल्द ही बंद हो जाती हैं, इसलिए मैं फ्लैट को ताला लगाकर बाहर निकल आया। इंतहाई कफायत के साथ मैं जो कुछ खरीद सकता था मैंने खरीदा। इसमें चंद बर्तन, बिस्तर के लिए चादर और किचन का कुछ सामान लेकर मैं 8:30 बजे घर वापस आ गया। मेरी खुशियों की इंतहा नहीं थी। मैं जानता था जब मैं अपने दोस्तों को इस फ्लैट के बारे में बताऊंगा तो वो शशदर रह जाएंगे, क्योंकि इस दौर में किसी मकान का मिलना जितना मुश्किल है वो कराची के रहने वाले तकरीबन तमाम लोग जानते होंगे। वापस आकर मैंने बहुत सारा वक्त फ्लैट की सफाई सुथराई में गुजारा। जो चीज़ें मैं लाया था उन्हें सजाया, बेड पर नई चादरें बिछाई, तकिया रखा और फिर आराम से लेट गया। अपनी खुशियों का मैं क्या इजहार कर सकता हूँ। बिलाशुबा इस फ्लैट के मिल जाने से मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। ना जाने क्या क्या ख्यालात मेरे दिल को गुदगुदा रहे थे। एक मेहरबान इंसान के पास मुझे नौकरी मिल गई। उसकी शख्सियत का अंदाज़ा उसकी सखावत से होता था। पहले मरहले पर उसने मुझे बहुत सी अनायतों से नवाजा। रात देर तक जागता रहा, खाना बाजार से ले आया, चाय का सामान खास तौर से लाया, जाने क्या क्या सोचता रहा और रात को किसी वक्त नींद आ गई। सुबह को हस्बे मामूल जागा। जब सूरज की रोशनी देखता था तो दिल पर एक बोझ लगता था। उठने को दिल ही नहीं चाहता था क्योंकि जानता था, लेकिन आज जब बदन के नीचे बिस्तर और सर पर छत नजर आई तो जैसे सारे अजाने मुसर्रत का एक कहकहा लगाया। मैं उछलकर बिस्तर से उठ गया। ना जाने क्या वक्त हो गया। हालात ने साथ दिया तो एक घड़ी जरूर खरीदूंगा। किचन में जाकर चाय का पानी रखा और जरूरियात से फारिग होने चला गया। मुंह हाथ धोकर चाय पी और जल्दी से तैयार होकर चल पड़ा। जाए मुलाजमत के रास्ते ऐसे थे कि उस वक्त सवारी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए डिफेंस पहुंच गया। अलबत्ता पैदल सफर काफी था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। भागम भाग उस कोठी पर पहुंच गया और अंदर दाखिल हो गया। फिर हिचकिचाते हुए मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा। ड्राइंग रूम की हैसियत किसी कदर बदली हुई थी। उसमें एक टेबल और एक कुर्सी का इजाफा हो गया। मेज पर रजिस्टर वगैरह रखे हुए थे और दूसरी चंद चीजें।
फैजान भारी आवाज़ सुनाई दी। यस सर, कैसे हो? बिल्कुल खैरियत से हूँ जनाब। वो फ्लैट पसंद आया? मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है जनाब, इंतहाई आरामदेह। यकीनन तुम्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ें तो वहाँ मौजूद हैं, कुछ मैंने खरीदी हैं। रफ्ता रफ्ता सब ठीक कर लूँगा जनाब। खूब, मुझे खुशी है कि तुम ज़िंदगी से भरपूर हो। बहरहाल मैं ज़रूरियात पूरी करने में तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे पास तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। और हाँ, कल तुमने किचन का इस्तेमाल निहायत एहतियात से किया। यहाँ हुआ करो तो इत्मीनान से ये चीज़ें इस्तेमाल किया करो। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब। कल कोई और आया था मुलाजमत के लिए? जी हाँ, 3 अफराद आए थे। क्या कहा था तुमने उनसे? मैंने माजरत कर ली। क्या कहकर? यही कि ये जगह पुर हो चुकी है। मैंने उसे अपनी शरारत के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ चंद लम्हात के बाद खामोशी छा गई। फिर आवाज़ उभरी, फैजान। जनाब, तुमने उनसे ये तो नहीं कहा था, बल्कि इस इमारत को आसेब ज़दा जाहिर करने की कोशिश की थी। आवाज़ ने कहा और मैं सुन रह गया। हो सके तो मुझसे झूठ मत बोला करो। मैं तुम्हारी इस बात से नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी हरकत पर हंसी आई थी। बहरहाल झूठ मत बोला करो। बेहतर जनाब, आइंदा ख्याल रखूँगा। शुक्रिया। हाँ, ये रजिस्टर तुम्हारे सामने रखे हैं। इनमें पहले रजिस्टर में उन लोगों की फहरिस्त और पते हैं जिनसे तुम्हें किराया वसूल करना है। दूसरे रजिस्टरों में हिसाबात हैं। तुम ये सारे रजिस्टर साथ ले जाओ, इन्हें देखो और इनके मुताबिक अमल करो। हिसाबात चेक करके मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दो। जी, बहुत बेहतर। बस जा सकते हो, रजिस्टर ले जाओ। कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। बहुत बेहतर जनाब। मैंने रजिस्टर्स को एहतियात से उठाकर बांध लिया और फिर उस इमारत से निकल आया। उस झूठ पर थोड़ी सी शर्मिंदगी थी जो मैंने उसे बोला था, लेकिन हैरानी भी थी कि उसे पता किस तरह चल गया। तवील फासला तय करके बस स्टॉप पर पहुंचा और यहाँ से फ्रियर रोड पर आ गया। बिल्डिंग में चहल पहल थी। सामने फ्लैट से चंद बच्चों ने बाहर निकलकर मुझे देखा। मैं उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर फ्लैट में दाखिल हो गया। अंदर आकर मैंने रजिस्टर मेज़ पर डाल दिए और खुद भी बिस्तर पर बैठ गया। मेरे जहन में अजीबोगरीब ख्यालात थे। रजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। गोया मुझे सिलसिले में काम करने के कुल इख्तियारात दे दिए गए। ये एतमाद की बात थी और मुझे इस कदर एतमाद पर हैरत होती। इस दौर में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो किसी अजनबी पर इस कदर एतमाद कर लें। मैंने सबसे पहले किराएदारों का रजिस्टर खोल कर देखा। काफ़ी जायदाद थी यूसुफ बागा की। शहर में बहुत से बंगले, दुकानें और ऐसी कई चीज़ें जिससे माली हैसियत का अंदाज़ा होता। फिर वो बीमारी, बेचारे को कैसी बीमारी थी और ऐसी किसी बीमारी का उसने कोई मुनासिब इलाज क्यों नहीं कराया। ना जाने क्या राज था। इसके बाद मैं दूसरे रजिस्टर देखने लगा और दोपहर को 2 बजे तक इस काम में मसरूफ़ रहा। बाकी काम मैंने दूसरे दिन करने का फैसला कर लिया। फिर मैं फ्लैट का ताला लगाकर खाने के लिए निकल गया। जिस जगह में आज से चंद रोज़ कबल था वहाँ मेरे कई शनासा भी थे। उनमें से चंद लोग तो ऐसे थे जिनका मुझ पर कर्ज भी था। उस वक्त हालात इजाज़त नहीं देते थे कि मैं उनका कर्ज उतार दूं, लेकिन उनसे मिलना तो ज़रूरी था, वरना सोचते कि मैं रकमें लेकर फरार हो गया। चुनाचे पहले एक रेस्तोरां में जाकर खाना खाया, सिगरेट का पैकेट खरीदा जो मैंने हालात के तहत काफ़ी दिन से छोड़ी हुई थी। इसके बाद बाजार जाकर 2 जोड़े कपड़े खरीदे। लिबास ऐसे थे जिनकी अदायगी मैं अदा कर सकता था। इसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने चल दिया। अपने मखसूस ठिकाने पर पहुंचकर सबसे पहले मैं नबी बख्श पनवाड़ी की दुकान पर पहुंचा। उस शख्स के 3.5 रुपये मेरे ऊपर कर्ज थे। मैंने सबसे पहले उसकी खिदमत में 3.5 रुपये पेश किए तो उसने इतनी हैरत से मुझे देखा जैसे सोच रहा हो कि मुझ जैसे इंसान के पास 3.5 रुपये कहाँ से आए। कहाँ से माल मार लिया बाबू? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नबी बख्श, तुम्हारी दुआओं से मुझे नौकरी मिल गई है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अरे क्या वाकई? नबी बख्श ने भरपूर खुशी का इजहार किया। इन छोटे छोटे लोगों में यही खास बात होती है कि किसी के गम और खुशी में बड़ी फराख दिली के साथ शरीक हो जाती हैं, बेगर्ज और बेलौस। चुनाचे नबी बख्श ने भी खुशी की बहुत सी बातें कहीं और फिर मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगा। ऐसी नौकरी मिली है नबी बख्श कि तसव्वुर में भी नहीं थी। कहाँ मिली बाबू? बस मेरा सेठ एक बहुत बड़ा आदमी है, उसने अपनी जायदाद के किराए की वसूलियाबी की ड्यूटी मेरे सपुर्द की है और सबसे बड़ी बात यह कि रहने के लिए मुझे मकान भी दिया गया है। अरे वाह, फिर तो ऐश हो गए अपने यार के। मगर देखो आते रहना, ऐसा ना हो कि इतनी पुरानी याद ख़त्म कर दो। नहीं नबी बख्श, ये कैसे मुमकिन है? और हाँ, रमज़ान रात को आए तो उसे इस बारे में बता देना। ठीक है, बता दूंगा। बल्कि ये तो मिठाई वाली बात है। हाँ, ये बताओ मिठाई कब खिला रहे हो? जब तुम कहोगे नबी बख्श। कहो तो अभी मंगवाऊं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और नबी बख्श सर हिलाने लगा। नहीं भाई, अभी नहीं, जब सब लोग बैठेंगे मिलेंगे और उस वक्त जब तुम्हें तनख्वाह मिल जाए। नबी बख्श ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी।
तनख्वाह तो मिली नहीं, फिर पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? तुम अभी इन पैसों को रख लो। नहीं नबी बख्श, थोड़े से पैसे एडवांस भी मिल गए थे। मैंने सोचा तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाए, अभी बहुत से यारों के पैसे देने हैं। ठीक है यार, ये लेन देन तो चलता ही रहता है। हाँ ये तो बता, तुम्हारा मकान कहाँ है? फरियर रोड पर, मैंने जवाब दिया। वाह, शहर में हो, बड़ी अच्छी बात है। तो नौकरी से तुम खुश हो? नबी बख्श ने पूछा। पूरी तरह खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जवाब दिया। फिर दूसरे चंद दोस्तों से मिलने के बाद शाम तकरीबन 7 बजे अपने घर पहुंचा। घर का तस्वुर बहुत ही प्यारा था। टेरेस तय करते हुए मैंने वही बच्चे देखे जो सामने वाले मकान में रहते थे। उनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। लड़के दोनों शक्ल सूरत के ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जबकि लड़की बहुत प्यारी थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और वो भी मुस्कुरा दी। फिर मैं बैठा ही था कि वही बच्ची कमरे के सामने नजर आई। मुझे देखकर बोली, अंकल मैं अंदर आ जाऊं? उसने कहा। आओ बेटे आ जाओ, मैंने कहा। अंकल क्या आप इस मकान में आ गए हैं? उसने पूछा। हाँ बेटे, हम आपके नए पड़ोसी हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन अंकल क्या आपके बच्चे अभी नहीं आए? हाँ अभी नहीं आए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कब आएंगे? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। ये तो हमें भी नहीं मालूम। क्यों? बस नहीं मालूम। आप उन्हें जल्दी से बुलाइए, हम उन्हें दोस्त बनाएंगे और उनके साथ खेला करेंगे। बेहतर। वैसे आपका नाम क्या है? सीमा। आपके अबू क्या करते हैं? सीमा दफ्तर जाते हैं। आप कितने बहन भाई हैं? बस मेरे 2 भाई हैं, गंदे गंदे, ना ठीक से बोलते हैं और ना साफ सुथरे रहते हैं। खूब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने अपनी उस नन्ही शनासा से कहा। लेकिन बेटे हम आज आपकी खातिर नहीं कर सकेंगे, आपकी टॉफियां उधार हैं। तौबा तौबा, उधार तो बहुत बुरी चीज़ है अंकल, बच्ची ने गाल पीटते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। हाँ है तो बुरी चीज़, और अब क्या किया जाए? खैर एक दिन की कोई बात नहीं है, कल से ही, वो मुतफक्किराना अंदाज में बोली और मुझे उस पर बेख्तियार प्यार आ गया। भाई सीमा तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो। अच्छा तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? आसिफ अली। और अम्मी का नाम नईमा है। ठीक है तो मिस सीमा आप आती जाती रहें। आप भी दफ्तर जाते हैं अंकल? हाँ जाते तो हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर घर में रहा करते हैं। आपका जब दिल चाहे आ जाया करें। ठीक है, लेकिन आप मेरे भाइयों को ना बुलाया करें, वो गंदे हैं। अब मैं चलती हूँ, बच्ची ने कहा और बाहर निकल गई। लेकिन मेरी निगाहों में बहुत से ख्वाब छोड़ गई। उसने मुझसे बच्चों की फरमाइश की थी। घर में बीवी हो, बच्चे हों तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है। उन लोगों की तो बात नहीं करता जो अपने माहौल और अपने घर से बेजार नजर आती हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो घर की जिम्मेदारियों से तंग आए हुए थे, ना जाने क्यों। घरेलू जिंदगी से इतना दूर था कि घर का तस्वुर ही मिट गया। और जब किसी घर को देखता तो आरजू और हसरतें दिल में उजागर हो जाती। बहुत देर तक मैं सीमा के अल्फाज में खोया रहा। घर तो था लेकिन उसमें जिंदगी गुजारने के तरीके मुझे नहीं आते थे। सोच रहा था कि क्या करूं। काम तो दूसरे दिन से शुरू करना था। दूसरे दिन सुबह से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले मैंने कारोबारी रजिस्टरों को देखा और उनमें से 2 रजिस्टरों का हिसाब दोपहर तक चेक कर लिया। दोपहर खाने के बाद फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। कई हफ्तों का काम था, लेकिन मैं इस लगन में कर रहा था कि 3 दिन में मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया। इसके बाद वसूलियाबी का रजिस्टर खुल गया। कई अफराद के ऊपर किराया बकाया था और उसे वसूल करना मेरा काम था। इस दौरान दोस्तों से एक बार और मुलाकात हुई। अभी मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। मेरी ख्वाहिश थी कि पहले उस मकान को दुरुस्त कर लूं, उसके बाद किसी को बुलाऊं। इसके बाद मैं चंद नए पते ज़हन नशीन करके चल पड़ा। पहली ही जगह कामयाबी हुई। एक बंगला था जिसका किराया 6000 रुपये माहवार था। बंगले के मकीन अकरम साहब ने मेरे बारे में मालूम करने के बाद मुझे अंदर बुलाया और बड़ी मेहरबानी से पेश आए। उन्होंने माजरत करते हुए कहा, दरअसल मैं दुबई चला गया था, वहाँ मुलाजमत हासिल करने में कोशां रहा और उसके बाद कुछ वक्त वहाँ के हालात दुरुस्त करने में लग गए। लेकिन यूसुफ साहब बेहद शरीफ आदमी हैं। मुझे खदशा था कि 6 माह से किराया ना पहुँचने पर वो नाराज़ ना हो जाएं। बेगम से मालूम हुआ कि उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है? कैश जनाब, कैश। चाय आ रही है, चाय पी लें। और फिर अकरम साहब ने मुझे चाय पिलाई और मुझे 36,000 रुपये कैश अदा कर दिए। मेरी तरफ से यूसुफ गाबा साहब का शुक्रिया अदा कर दें और माजरत कर लें। आइंदा वक्त पर अदायगी होती रहेगी, बेहतर है, मैंने जवाब दिया और रकम संभाल कर यहाँ से चल पड़ा। 3 जगह गया और तीनों जगहों से किराया वसूल हो गया। ये मेरी खुशबख्ती थी कि मेरा काम बेहतर तौर पर हो रहा था। अलबत्ता चौथी जगह नाकामी हुई। ये एक फ्लैट था। फ्लैट में रहने वाले ने जवाब दिया कि वो 2 दिन के बाद अदायगी कर देगा। आज का यही काम था। चुनाचे मैं तकरीबन 60,000 रुपये की रकम संभाल कर वापस चल पड़ा। लेकिन इस रकम के बारे में यूसुफ साहब को इतला देना ज़रूरी था। चुनाचे सदर पोस्ट ऑफिस के पब्लिक कॉल बूथ से मैंने उन्हें टेलीफोन किया और चंद मालूमात के बाद फ़ोन रिसीव किया गया।
मैं फैजान बोल रहा हूँ जनाब, मैंने फ़ोन पर भारी आवाज़ पहचान कर कहा। बोलो। जनाब, आज वसूलियाबी की मुहिम पर निकला था हूँ, फिर 60,000 रुपये वसूल किए हैं। ये सब पुराना किराया है। खूब। मुझे फ़ोन किस लिए किया है? क्या मैं ये रकम लेकर हाजिर हो जाऊं? क्यों, तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते? जी कर सकता हूं, लेकिन आपसे पूछ लेना मुनासिब समझा। अच्छा, क्या कोई जल्दी नहीं है? मौजू वक्त पर आ जाना। और हाँ, इसमें से कुछ रकम लेकर अपने फ्लैट सेट कर लो। एक सोफ़ा सेट खरीद लो, एक डाइनिंग टेबल और कुर्सी, और दरवाज़ों खिड़कियों पर पर्दे सजा लो। जनाब, मैं ये सब कुछ खुद कर लूँ? इसलिए कि मैं माजूर हूँ, वरना तुम्हारी मदद ज़रूर करता, नरम लहजे में कहा गया। और मैं बेहद मुतासिर हो गया। आप बेहद मेहरबान इंसान हैं जनाब, आपने मुझ जैसे शख्स की ज़िंदगी बदल कर रख दी। फैज़ान, ज़िंदगी बेहद कीमती शय है। हालात के भंवर माहौल की पैदावार होते हैं, उनसे निकलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। मायूसी कुफर है, एक न एक दिन इंसान उनसे निकल जाता है। आपकी रहनुमाई में मैं भी इस भंवर से निकल जाऊंगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस अब फ़ोन बंद कर दो, मैं ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं कर सकता, उसने कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। फिर वहां से चल पड़ा। किस कदर मेहरबान इंसान है। तकदीर से ऐसे लोग मिलते हैं जिसके बारे में मैंने सोचा था कि अभी कई माह लगेंगे। मेरा दिल बलियों उछल रहा था। बेपनाह खुशी के आलम में घर पहुंचा। अभी इमारत की सीढ़ियों पर ही था कि सीमा नजर आ गई। वो मेरा इंतजार करती रही थी। हेलो सीमा। हेलो अंकल, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हैं आप? बस कामों से फारिग होकर। आओ, मैंने कहा और सीमा मेरे साथ आ गई। बड़ी उम्दा बातें करती थी। उसके भाई वाकई बूदम थे। सीमा उनसे बिल्कुल अलग मालूम होती थी। और क्या हो रहा है सीमा? बस अंकल, छुट्टियां गुजर रही हैं। ओह, पढ़ती हो तुम? ये तो तुमने बताया ही नहीं। आपने कभी पूछा ही नहीं। कौन सी क्लास में हो? तीसरी में। तुम्हारे अब्बू से मुलाकात नहीं हुई आज तक? इतवार को छुट्टी होती है, रात को वो देर से घर आते हैं। रात तक काम करते रहते हैं? पता नहीं, बस हमेशा रात को आते हैं। लेकिन अंकल, रात को उनकी हालत अजीब होती है। आते ही बिस्तर पर गिर पड़ते हैं, कपड़े भी नहीं उतारते, ऐसे बोलते हैं जैसे सो रहे हों। मुझे बड़ी हंसी आती है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। अम्मी कहती हैं जल्दी सो जाया करूं, मगर क्या करूं, नींद ही जब आती है जब अब्बू आ जाती हैं। ओह, मैंने ताज्जुब से कहा। अम्मी उनके जूते उतारती हैं और वो सोते रहते हैं। मैंने गर्दन हिलाई। सीमा देर तक मुझसे गुफ्तगू करती रही। तब अचानक मैंने पूछा, सीमा, तुम्हें घर के मामलात से कुछ दिलचस्पी है? कैसे मामलात? मसलन घर कैसे सजाती हैं? अब अगर मैं इस कमरे पर पर्दे डालूं तो कैसे रंग के डालूं? मैंने पूछा। इन दीवारों के रंग से मुख्तलिफ ऑरेंज अच्छे रहेंगे, सीमा ने कहा। बेहतर है। मैंने गर्दन हिलाई। अपनी उस मासूम दोस्त की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने फैसला कर लिया कि कमरे में ऑरेंज रंग के पर्दे डालूंगा। दूसरे दिन मैं बाहर निकल आया। 8 किराएदार थे। 3 किराएदारों से वसूलियाबी हो गई। 2 ने वादा कर लिया, 2 ने टाल दिया। और फिर मैं आखिरी किराएदार के घर पहुंचा। छोटा सा खूबसूरत बंगला था। मैंने बेल बजाई तो बूढ़ी औरत निकल आई। जी फरमाइए। मिसिस कुद्दूस मौजूद हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, आइए अंदर आ जाइए, औरत ने कहा और मैं झिझकता हुआ अंदर आ गया। औरत ने मुझे एक ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद बाहर निकल गई। अजीब बात थी, उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। मैंने कमरे के माहौल पर एक निगाह डाली। मकीन खासे जिद्दत पसंद वाक़या हुए थे। पत्थर के एक बरहना मुजस्मा हशर सामानियों के साथ एक कोने में खड़ा था। दीवारों पर तस्वीर लगी हुई थी जिनमें कुछ नीम बरहना थी। दीगर सामान आराइश भी जदीद तरीन था। इन लोगों पर भी 3 माह का किराया बाकी था और मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी हैसियत के लोगों ने ना जाने क्यों किराया नहीं दिया। चंद मिनट के बाद कमरे में शरीरे बदन की एक औरत साड़ी में मलबूस दाखिल हुई। उसकी उम्र 30-35 के दरमियान होगी। उस पतले किनारे वाली साड़ी में वो जाज़बे निगाह नजर आती थी। हेलो। उसके होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट फैल गई और मैंने बेख्तियार सलाम कर डाला। बैठो, तुम्हारी सेहत अच्छी है? मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। जी, मैं नया हूँ, मैंने कहा। हमारा पता किसने बताया? जी, यूसुफ बागा साहब ने। यूसुफ बागा? औरत पुरख्याल लहजे में बोली और फिर चौंक पड़ी। कौन यूसुफ बागा? हमारे मालिक मकान तो नहीं? जी, मैं किराए के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने 3 माह से किराया अदा नहीं किया, मैंने कहा और साफ महसूस किया कि मेरे अल्फाज से औरत के चेहरे पर हल्की सी पेलाहट दौड़ गई। फिर उसकी आंखों में नागवारी के तासुरात नजर आए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इस कैफियत पर काबू पा लिया और मुस्कुराने लगी। तो ये बात है। खैर, किसी लिए भी आए हो? आराम से बैठो, क्या पियोगे? जी बस शुक्रिया, चाय मुनासिब रहेगी, वक्त भी है, मौका भी है। शहजादी, ओ शहजादी, उसने बाहर की तरफ रुख करके कहा और शहजादी अंदर आ गई।
वही मैली कुचैली औरत जिसने मुझे बाहर रिसीव किया। मुझे बेख्तियार हंसी आने लगी। तो अब शहजादियों की ये शक्ल सूरत है, मैंने दिल में कहा। जी बीबी जी, उसने कहा, मेहमान आए हैं, कुछ चाय वगैरह अभी लाई। शहजादी झपाक से बाहर निकल गई और मिसिज कदूस मेरी तरफ देखने लगी। मगर तुम नए हो, कौन हो, पहले कभी नहीं देखा। मेरा मतलब है बागा साहिब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। उनकी जायदाद का मैनेजर हूँ, मैंने जवाब दिया। खूब, वैसे बागा साहिब भी खूब हैं। कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं मालूम, कभी किसी से मिलते भी नहीं। हाँ, वो गोशा नशीन आदमी है। हमारा पैगाम दे देना, एक बार तो मिल लें। बेहतर है, कह दूंगा। किराए के बारे में भी हमारा पैगाम दे देना। मुमकिन हो सके तो साल में एक बार ले लिया करें, हमें आसानी रहेगी। आपने पहले उनसे ये बात नहीं कही? कभी मिलते तब ना। अखबार में इश्तिहार देखा, फोन पर बात की, मामलात तय हो गए। उसके बाद बस चेक जाते रहे, कोई शिकायत हुई तो फोन कर लिया और बस। इस किराए के बारे में क्या हुक्म है? साल के साल मिले तो क्या हर्ज है। और फिर तुम मैनेजर हो, कुछ हमारे भी काम आओ। कहाँ रहते हो? औरत का अंदाज अजीब था। फ्रियर रोड। अपना मकान होगा? जी हाँ। मकान मालिका होगी? बच्चे हैं? जी नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है। हाँ, फिर दिल कैसे लगता होगा। माशाल्लाह भरपूर जवानी है, कांटे नहीं कटती होगी। अरे कोई है? नशेमन। ये लड़कियां तो बस। मैं अभी आई। वो उठ गई और बाहर निकल गई। मैं इस गुफ्तगू और इस अंदाज के बारे में गौर करने लगा। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब एहसास हो रहा था, कोई खास बात है। औरत कई मिनट तक वापस न आई। फिर दरवाजा खुला और एक लड़की हाथों में ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई। बड़ी खूबसूरत और शौक सी लड़की थी, बगैर आस्तीनों वाली कमीज और शलवार पहनी हुई। चेहरे पर मेकअप था, बाल खुले हुए और कोई खुशबू भी लगाई हुई थी जिसकी महक मेरे नथनों से टकरा रही थी। मैंने नजरें झुका ली। उसने ट्रे मेरे सामने रखी जिसमें चाय की 2 प्यालियां और एक प्लेट में बिस्किट रखे थे, और फिर वो मेरे सामने आकर बैठ गई। दूसरे लम्हे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और मैं उछल पड़ा। तो तौकीर साहब, उसके मुंह से अजीब अंदाज में निकला। आप तौकीर है ना? जी नहीं, मेरा नाम फैजान है। तौकीर प्लीज मजाक मत करो, मैं तुम्हें लाखों में पहचान सकती हूँ। मम्मी ने भी तुम्हारा नाम फैजान ही बताया था। तौकीर कब वापस आए? आपको वाकई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम तौकीर, खुदा के लिए मैं खुशी से मर जाऊंगी। बताओ तुम कब आए, बताओ। वो मेरे नजदीक आ गई और उसने मेरी गर्दन में हाथ डाल दिए। देखिए, आपको वाकई गलत फहमी हो रही है, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैंने घबराकर उसके हाथ अपनी गर्दन से पीछे हटाते हुए कहा। तौकीर। लड़की के मुंह से एक सिसकी निकली और फिर दोनों हाथ मुंह पर रखकर सिसकियां लेने लगी। मैं परेशान हो गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। औरत वापस आ गई तो क्या सोचेगी? मुमकिन है वो किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए। देखिए मोहतरमा, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरा नाम फैजान है। नहीं, खुदा के लिए दिल ना तोड़ो, कह दो तुम तौकीर हो, कह दो तुम तौकीर हो, मैं मर जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें दिल से निकाला था, बोलो अगर तुम तौकीर नहीं हो तो यहाँ क्यों आए हो? वो रोती हुई बोली। किराया, खुदा की कसम किराया वसूल करने। अल्लाह के लिए मजाक मत करो। तौकीर, मुझ पर रहम खाओ। मैं तौकीर नहीं हूँ, मैंने झिल्लाए हुए लहजे में कहा, और लड़की ने चेहरे से हाथ हटा लिए। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरे की वो शगुफ्तगी गायब हो गई जो चंद सात कबल थी। तुम तौकीर नहीं हो? उसने भारी लहजे में पूछा। जिस तरह कहें आपको यकीन दिला दूं, मैंने बेबसी से कहा। इंसान तो हो ना, या इंसान भी नहीं हो? वो बदस्तूर उसी अंदाज में बोली। क्या मतलब? मैंने कहा, और वो इस तरह चौंक पड़ी जैसे अब तक ख्वाब देख रही हो, और फिर उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। मुआफ कीजिएगा जनाब, मैं तो हूँ पागल, अपने साथ आपको भी परेशान किया। खुदा के लिए मुआफ कर दें, मैं शर्मिंदा हूँ। आपको यकीन तो आ गया ना? मैंने किसी कदर संभल कर कहा। किस बात पर? यही कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। हाँ, दीवानी हो गई थी, बेख्तियार हो गई थी। खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दें। मरने वाले कभी वापस आते हैं, मैं भूल गई थी। तो क्या तौकीर साहब का इंतकाल हो गया? हाँ, वो लंदन से आ रहे थे, हवाई हादसे का शिकार हो गए, और वो फिर मुंह ढांप कर रोने लगी। मैं बौखलाए हुए अंदाज में उसे देखता रहा। क्या मुसीबत थी? ओह, चाय ठंडी हो गई। मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, ख्वाम को आपको परेशान कर डाला। चाय लीजिए जनाब। आपकी मम्मी कहाँ गईं? बराह करम उन्हें बुला दें। वो पड़ोस में गई हैं, उनका बच्चा बुलाने आ गया था, लड़की ने जवाब दिया, और मेरे जहन पर अजीब सी झुंझलाहट तारी हो गई। मुझे कुछ दिए बगैर पड़ोस में चली गई। लेकिन उस गमजदा लड़की से क्या कहता? इस परेशानी में था कि वो बोली, आपने नाम फैजान बताया था ना? जी। फैजान साहब, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, बराह करम मुझसे ताउन करें। क्या जानना चाहती हैं? आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं?
अफसोस ये सारी बातें मैं आपकी मम्मी को बता चुका हूँ, आप भी सुन लें। जिस मकान में आप इस वक्त मौजूद हैं उसके मालिक का मुलाजिम हूँ और 3 माह का बकाया किराया वसूल करने आया हूँ। लेकिन आपकी मम्मी, इससे कबल आप कहाँ थे? कराची के फुटपाथों पर, मैंने झुंझलाए हुए लहजे में जवाब दिया। और उससे कबल? लड़की ने फिर उसी अंदाज में पूछा। माँ के पेट में, मैंने जवाब दिया और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। शायद आप मेरे सवालात से चिल्लाहट महसूस कर रही हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके सवालात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने बमुश्किल लहजे को तंजिया बनाने से रोका और लड़की ने गर्दन झुका ली। देर तक वो इसी तरह गर्दन झुकाए बैठी रही। फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या मैं आपको तौकीर कह सकती हूँ? खातून, मेरा नाम फैजान है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आप मुझे तौकीर क्यों कहेंगी? कहने दो, खुदा के लिए कहने दो, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम मेरे सामने आए ही क्यों थे? जी, मैं किराया वसूल करने हाजिर हुआ था। देखो, इतने सख्त लहजे में गुफ्तगू मत करो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की की इल्तिजा इस हद तक बढ़ गई थी कि एक लम्हे के लिए मेरा जहन पिघलने लगा। मैंने सोचा कि वाकई मैं इस गमज़दा लड़की के साथ बुरा सलूक कर रहा हूँ। उसकी आंखें डुबडुबाई हुई थीं और चेहरे पर अजीब सा तासुर, और उस तासुर ने मुझे आखिरकार पिघला ही दिया। औरत ने जो कुछ किया था उस लड़की ने ठंडा कर दिया। तब मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन आप मुझे तौकीर के बारे में कुछ और नहीं बताएंगी? क्या बताऊं? बस एक आवारा से झोंका निकला था जो आया और गुजर गया, लेकिन अपने पीछे वो जो कुछ छोड़ गया उसने मुझे खून के आंसू रुला रखा है। आपका दोस्त था, दोस्त ही नहीं अजीज भी था। क्या मतलब? मेरा मंगेतर था, फिर उसने ये दुनिया छोड़ दी और मैं तन्हा रह गई। वो एक हवाई हादसे का शिकार हो गया और मेरी जिंदगी में वैरानियां फैल गईं। बड़ी मुश्किल से सब्र किया था, लेकिन तुम्हारे आने से सब्र के ये दामन भी हाथ से छूट गया। और अब एक बार फिर मैं वैरानों में खड़ी हूँ। मुझे अफसोस है खातून, और शदीद अफसोस है इस बात का कि मेरी शक्ल आपके दोस्त से मिलती जुलती है। सिर्फ अफसोस से काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ, मैं अब क्या करूं? उसने पूछा। मैं क्या अर्ज करूं? तुम आते रहोगे? उसने सवाल किया। जी हाँ, हर माह आता रहूंगा। किराया वसूल करना ही होगा। किराया किराया किराया? क्या तुम्हारे पास करने के लिए इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं? जी बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी यही है। अपनी जिम्मेदारियों के खोल से कभी निकल नहीं सकते। उसने झिल्लाए हुए लहजे में पूछा। निकल सकता हूँ? कब? जब आप फरमाएं। तो फिर चलो। जी, मैंने हैरतज़दा लहजे में कहा। हाँ चलो यहाँ से। लेकिन कहाँ? कहीं भी समुंदर के किनारे, किसी वीरान जगह पर, जहाँ मैं दिल भर के तुम्हें देख सकूं। तुम्हें बहुत अरसे से नहीं देखा तौकीर, बहुत अरसे से। अब तो मेरी आंखें पत्थर आ गई हैं, लेकिन अगर इन पत्थराई हुई आंखों में दोबारा आए हो तो फिर इन्हें पत्थरों में तब्दील न करो। लेकिन मोहतरमा, मेरी कुछ जिम्मेदारियां, लानत भेजो उन पर। उठो। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और मैं उसके साथ बाहर निकल गया। सारा किराया वसूल करना भूल चुका था। एक बगल में रजिस्टर दबे हुए थे और दूसरी बगल में लड़की। इस तरह मैं उस खूबसूरत से बंगले से बाहर निकल आया। गमज़दा लड़की का दिल बहलाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया। यूं भी वो मेरा आखिरी काम था, यानी इसके बाद किसी और किराएदार से किराया नहीं वसूल करना था। इसलिए मैंने ये तफरीह अपने फर्ज में कोताही तस्वुर नहीं की। लड़की ने एक टैक्सी रोकी और मैं उसके साथ बैठ गया। जहन दोहरी कैफियत का शिकार था। औरत से दूर जरूर रहा था, लेकिन करीब रहने की ख्वाहिश जहन से दूर नहीं रही। ये दूसरी बात है कि हालात ने कभी इजाजत ही नहीं दी। लेकिन इस वक्त उस लड़की की मैयत उसकी कुर्बत ख्वाबों की वादियों में ले जा रही थी। नौकरी मिली, फ्लैट मिला और अभी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी होने जा रही थी। खुशी से मेरा सांस फूलने लगा। लड़की के बदन से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी और टैक्सी क्लिफ्टन की जानिब दौड़ रही थी। उसने ड्राइवर से यही कहा था, तौकीर। चंद लम्हों के बाद उसने अचानक आवाज दी। जी। मैं चौंक पड़ा। क्या सोच रहे हो? यही कि मैं तौकीर क्यों नहीं हूँ। तुम तौकीर ही हो। बेहतर है, लेकिन आप कौन हैं? नाज़नीन, लड़की ने जवाब दिया। मिस नाज़नीन, मैं बेहद गरीब इंसान हूँ, अपने हालात का शिकार। आप एक अच्छी हैसियत की इंसान हैं। मेरे साथ आपका ये मजाक आपके लिए तो नहीं, लेकिन मेरे लिए मजाक। उसने एक सिसकी सी ली और मैं सहम कर खामोश हो गया। अगर वो टैक्सी में रोना शुरू कर देती तो मैं क्या करता? ख्वामखा की मुसीबत गले पड़ जाती। टैक्सी ड्राइवर ना जाने दिल में क्या सोचता। खूब, इसे मजाक कहते हो? वो नाक शूं शूं करती हुई बोली। साहब, ओल्ड क्लिफ्टन चलेंगे या न्यू क्लिफ्टन? ड्राइवर ने दरमियान में दखल दिया और यहाँ मैंने जहानत का सबूत दिया। ओल्ड क्लिफ्टन। मैं जल्दी से बोला। मैं जानता था कि न्यू क्लिफ्टन के मुकाबले में ओल्ड क्लिफ्टन बहुत सस्ता था, क्योंकि यहाँ ना तो कोई उम्दा होटल है और ना वो तफरीही मशगले जो अच्छे खासे महंगे पड़ जाते हैं। ड्राइवर ने 2 शाखी सड़क से टैक्सी ओल्ड क्लिफ्टन की जानिब मोड़ दी। नाज़नीन नाक पर रुमाल रखे शूं शूं कर रही थी। मैंने उस वक्त तक उसे न छेड़ा जब तक टैक्सी ओल्ड क्लिफ्टन पर ना पहुंच गई।
वेट करो, नाजनीन ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने गर्दन हिला दी। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और आगे बढ़कर उस जगह पहुंच गई जहां से साहिल का नज़ारा किया जा सकता है। फिर वो घास पर बैठ गई और मेरे हाथ की उंगलियां पकड़कर उसने मुझे भी बिठा लिया। तौकीर, ये हमारी मखसूस जगह है, क्या तुम भूल गए? उसने सवाल किया और मैं चिल्ला गया, मिस नाजनीन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, वो बोली। देखिए, मेरा नाम फैजान है। आप ख्वाबों में भटकने वाली हैं, लेकिन मैं इस दुनिया का बासी हूँ और हकीकत पसंद हूँ। मैं इस जीती जागती दुनिया में रहता हूँ, चुनाचे ख्वाबों में तो नहीं भटक सकता। मुझे अगर किसी की तवज्जो भी है और किसी के हवाले से, तो जाहिर है ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मिस नाजनीन, आपको इन ख्वाबों से निकलना होगा। अगर आप मुझे अपनी हैसियत में जिंदा देखना चाहती हैं तो बेहतर यह है कि आप मुझसे फैजान की हैसियत से गुफ्तगू करें। मैं फैजान हूँ, फैजान ही रहूंगा, तौकीर नहीं बन सकता। ओह, उसने मेरी जानिब देखा और फिर दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मगर तुम तौकीर की शक्ल के क्यों हो? बस ये मेरी बदकिस्मती है। नहीं नहीं तौकीर, नहीं फैजान, उसने आहिस्ता से कहा। बराह करम आप मुझे फैजान ही कहें। अगर आप मुझे फैजान के नाम से याद रखेंगी तो मैं दोबारा भी आपसे मिलने की जुर्रत कर सकूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे तौकीर समझा तो मिस नाजनीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हूँगा। फैजान, उसने मेरे बाजू पर हाथ रख दिया और मैं बहुत कुछ भूल गया। मैं ये भूल गया कि मैं यूसुफ बागा का मुलाजिम हूँ और नाजनीन की माँ से किराया वसूल करने आया था, लेकिन उसके बाद ओल्ड क्लिफ्टन पर बैठा हुआ हूँ। फिर तो मैंने बहुत सारी बातें की नाजनीन से। उसने मुझसे मेरे बारे में तफसीलात पूछी और मैंने उससे उसके बारे में। उसकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं था, सादा सादा सी लड़की थी, बाप मर चुका था, माँ और 2 बहनों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वसाइल आमदनी बहुत ही कम थे। उसकी माँ ने कुछ बैंकों में कुछ रकम डिपॉजिट कराई हुई थी जिनका मुनाफा आता था और ये मामूली सा मुनाफा उनकी ज़िंदगी गुजर बसर करने का जरिया था। इसके अलावा उनकी कोई आमदनी नहीं थी। मैं नाजनीन के हालात सुनता रहा और मुझे खासा अफसोस हुआ। मेरे अपने वसाइल तो इतने अच्छे भी नहीं हैं कि मैं अपनी पसंद की कुछ चीज़ें खरीद सकूं। नाजनीन ने मुंह बसोरते हुए कहा, मुझे अफसोस है। तौकीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर मुझे तोहफ़े दिया करते थे, इतने प्यार से मेरे लिए चीज़ें खरीदते थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं फैजान। लेकिन अब मैं उन्हें भूल जाऊंगी। उनकी शक्ल में तुम मुझे मिल गए हो। उसने आगे बढ़कर मेरे सीने पर सर रख दिया और मैं जिंदगी की उन तमाम मुसर्रतों से रूशनास होने लगा जो औरत के तसव्वुर से मर्द के जहन में बेदार होती हैं। मुझे यूं लगा जैसे नाजनीन हमेशा हमेशा से मेरी जिंदगी में है और इससे कबल कभी किसी तकलीफ का, कभी किसी मायूसी का मेरी जिंदगी में दखल नहीं रहा। तकरीबन 2 घंटे हम लोग ओल्ड क्लिफ्टन पर रहे। फिर नाजनीन ने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा, उठें, बहुत वक्त हो गया। अरे हाँ, टैक्सी ड्राइवर भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा, मैंने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन अभी हम सदर चलेंगे। सदर में किसी अच्छे से रेस्तोरां में खाना खाएंगे, फिर घर जाएंगे, नाजनीन ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। एक लम्हे के लिए मुझे एहसास हुआ कि ओल्ड क्लिफ्टन जाकर मैंने जो कुछ बचाया था अब उसका कुछ डबल ही प्रोग्राम हो रहा है। मेरा जहन परेशान होने लगा। अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं ये तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकता। हालांकि वसूल शुदा रकम काफ़ी थी, लेकिन फिर एक और ख्याल मेरे जहन में आया। यूसुफ बागा ने मुझे फर्नीचर खरीदने के लिए कुछ रकम दी थी, उसमें से कुछ इस मादे में खर्च कर लेता तो क्या हर्ज था। फर्नीचर ऐसा खरीद लूंगा जो ज़रा सस्ता हो। अब ये सब कुछ तो निभाना ही था। नाजनीन जैसा हसीन साथी मिल जाए तो इसके बाद और क्या चाहिए। चुनाचे मैंने यह गम भी बर्दाश्त कर लिया। टैक्सी ड्राइवर को जो कुछ देना था उसे देकर मैं दिल ही दिल में कोफ्त महसूस किए बगैर न रह सका। काश टैक्सी छोड़ दी जाती तो इतनी रकम फजूल न जाती। दूसरी टैक्सी लेने के बाद किराया सिर्फ 40-50 रुपए देना पड़ता। सदर के एक दरमियाने दर्जे के रेस्तोरां के एक कैबिन में हम दोनों जा बैठे। नाजनीन ने खुद ही मेन्यू देखकर खाने का ऑर्डर दिया और मैं सहमा उसके साथ खाने में शरीक हो गया। इस दौरान नाजनीन अपनी जिंदगी के दिलचस्प किस्से सुनाती रही और मैं उन किस्सों पर हंसता रहा, लेकिन अंदरूनी कैफियत से मैं खुद ही वाकिफ था और कौन उस कैफियत को जान सकता था। एक तरफ नाजनीन के कुरब की ख्वाहिश थी तो दूसरी तरफ खर्च होने वाली रकम के हिसाब का गम। ताहम ये कड़वी गोलियां, कुछ कड़वे निवाले निगलने ही पड़ रहे थे। खूब रात हो गई, हम यहाँ से उठे। नाजनीन खुश नजर आ रही थी। अब तुम मुझे घर छोड़ दो, उसने कहा और बाहर निकलकर एक टैक्सी रोक ली। होटल का बिल 400 रुपये देना पड़ा। हालांकि हमारे सामने से जो कुछ बचकर गया था वो इतना था कि मैं 3 दिन तक उसमें गुजारा कर सकता था। लेकिन फिर हम टैक्सी में बैठकर चल पड़े। रास्ते में नाजनीन ने मुझसे पूछा, अब कब मुलाकात होगी डियर फैजान? क्या करूं नाजनीन, मसरूफियात बेपनाह हैं। क्या तुम्हारे घर फ़ोन मौजूद है? हाँ, मेरा नंबर नोट कर लो, बताओ, मैंने कहा और उसने अपना नंबर दे दिया। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है?
ओह नहीं, मैंने कहा ना कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी मोहब्बत पाने के बाद भी तुम गरीब हो। उसने सवाल किया और दिल चाहा कि कह दूं कि तुम्हारी मोहब्बत पाने के बाद गरीब ही नहीं फकीर भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जुमले ना कह सका और हंसकर खामोश हो गया। बोल लो, अब कब मिलोगे? फुर्सत मिलते ही फोन करूंगा। वादा? पक्का वादा, मैंने जल्दी से जवाब दिया। तब टैक्सी उसके बंगले पर पहुंच गई। तब अचानक उसने कहा, मम्मी से मकान का किराया लेने आए थे ना? हाँ, मुझे भी याद आ गया और मैं जल्दी से टैक्सी से उतरने लगा। अभी उन्हें शर्मिंदा न करो, बैंक ने अभी हमारी रकम नहीं दी। मम्मी के पास कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करना, ये मामूली सी रकम अपने पास से दे देना, मम्मी को कहाँ परेशान करोगे। अच्छा बाय, मुझे फोन जरूर करना। मैं साकित तो जामिद रह गया। 3 माह का किराया मैं अदा करूं, ये कैसे मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर क्या करूं? कहाँ चलूं साहब? ड्राइवर की आवाज ने मुझे चौंका दिया और मैं जल्दी से टैक्सी से नीचे उतर गया। ड्राइवर को बिल अदा किया और फिर बस में बैठकर फ्रीयर रोड आ गया। चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सीमा भी मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। मैं फ्लैट का दरवाजा खोलकर खामोशी से अंदर दाखिल हो गया और थका थका सा बिस्तर पर जा गिरा। मेरा जहन चीख रहा था। किसी हसीन नौजवान और खूबसूरत लड़की के कुर्ब की ख्वाहिश मेरे जहन में बेशुमार अंगड़ाइयां ले चुकी थी, लेकिन हालात ने कभी इतनी इजाजत नहीं दी। आज ये ख्वाहिश यहाँ तक पूरी हो गई थी, लेकिन हालात आज भी मेरी टांग पकड़ रहे थे। तकरीबन 900 रुपये खर्च हो गए। उस नाजनीन साहिबा ने फरमाया था कि मम्मी को डिस्टर्ब ना करूं और किराया खुद ही भर दूं। 1 साल तक बिला मुआवजा नौकरी करूं, तब कहीं जाकर यह किराया पूरा होगा। दिमाग खराब हुआ है उन नाजनीन साहिबा का। नहीं मोहतरमा, मैं आपसे इश्क नहीं कर सकता। अभी कुछ और इंतजार करना होगा। दिल रो रहा था, लेकिन ये फैसला तो करना ही था। इसके अलावा चाराकार ही क्या था। और अब मैं सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी सुबह दरवाजा बंद करके बकिया काम करने बैठ गया और फिर शाम तक लगा रहा। इंतहाई जामफिशानी से मैंने अपना काम अंजाम दे दिया और अब छुट्टी थी। लेकिन तीसरे दिन मैंने अपने फ्लैट के सामने वाले मेडिकल स्टोर से फिर यूसुफ बाग्गा को फोन किया, जो रिसीव कर लिया गया। तमाम रजिस्टर चेक कर लिए? जी हाँ। किराए वसूल कर लिए? तकरीबन सिर्फ चंद लोग रह गए हैं, जिनमें से कुछ ने मोहलत मांगी है। फिर अब क्या चाहते हो? आपका हुक्म जनाब। वो चीजें खरीद ली जिनके बारे में कहा था? जी अभी नहीं। तब आज खरीदारी कर डालो और कल सुबह मेरे पास आ जाओ। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। मैंने रिसीवर रखा और स्टोर से निकल आया। फिर फ्लैट जाने के बजाय मैं फर्नीचर की तलाश में निकल गया। बाजार में चीजों के दाम मालूम किए और फिर जहन में एक और ख्याल आया, क्यों ना पुराना फर्नीचर तलाश करूं, सस्ता मिल जाएगा। और मैं पुराने फर्नीचर की मार्केट में चला गया। यहाँ से मैंने 600 रुपए की नफीस मेज खरीदी, 160 रुपए की कुर्सी, 660 रुपए का सोफा और 300 रुपए का पर्दे का कपड़ा। और फिर उस सामान को लेकर फ्लैट आ गया। रेड़े वाले ने ही सामान ऊपर चढ़ाया, जिसके 40 रुपए अदा करने पड़े। और फिर बकिया दिन ये चीजें दुरुस्त करने में लग गया। नीचे ही दर्जी की दुकान थी, जिससे पर्दे भी सिलवा कर डाल लिए। यूं काम चल गया। दिल चाहा कि बाकी पैसे गोल कर जाऊं, आसानी से बात बन सकती है, लेकिन ना जाने क्यों दिल ने कबूल नहीं किया। यूसुफ बाग्गा जैसे मेहरबान शख्स को फरेब देना अच्छी बात तो नहीं। दूसरे दिन मैं सारे रजिस्टर वगैरह संभाल कर चल पड़ा और एक बार फिर मैं उस पुरस्कार इमारत में दाखिल हो रहा था, जो किसी तौर पर आबाद इमारत नहीं कही जा सकती थी। मेरी मंजिल वो ड्राइंग रूम ही था। तब वही शनासा आवाज उभरी, फैजान, हाजिर हूं जनाब। सब खैरियत है ना? जी हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शायद मुझे देर हो गई जनाब। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। अपने फ्लैट में तुम खुश हो? बेहद जनाब। रजिस्टर चेक कर लिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? 2-3 जगह है जनाब। मैंने सुरख पेन से रिमार्क्स दे दिए हैं। खूब। किरायों की वसूलियाबी की क्या पोजीशन है? क्या कहा है उन लोगों ने? माजरत की है और वादा किया है कि थोड़े अरसे में अदायगी कर दी जाएगी। कोई ऐसा शख्स तो नहीं रहा जिसने धांधली करने की कोशिश की हो? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सभी ने थोड़े अरसे की मोहलत तलब की है, मैंने जवाब दिया और चंद लम्हात के लिए खामोशी छा गई। फिर सवाल किया गया, क्या तुमने फ्लैट के लिए फर्नीचर खरीद लिया? जी हाँ, जरूरियात की जो चीजें थी वो मैंने खरीद ली हैं। कितने पैसे खर्च हुए? जनाब तकरीबन 1500। कैसे? ताज्जुब से पूछा गया। मैंने तमाम चीजें पुराने फर्नीचर से खरीदी हैं। नई तो बहुत महंगी थी। बहरहाल वो चीजें ऐसी हैं जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता। पॉलिश वगैरह करने के बाद वो बिल्कुल नई जैसी नजर आने लगेंगी। अच्छा, बहुत उम्दा। तो ठीक है, तुम ये रजिस्टर और रकम वगैरह इस मेज पर रख दो जो अंदरूनी कमरे में पड़ी हुई है, और उसके बाद आराम करो। 2 दिन तक आने की जरूरत नहीं। आज से ठीक तीसरे दिन आ जाना। बहुत बेहतर जनाब। एक छोटी सी गुजारिश है,
हाँ हाँ कहो क्या। कुछ रुपए मेरे पास खर्च हो गए हैं, एक इत्तफाकिया खर्चा पड़ा था, इसलिए माजरत खा हूँ, मेरी तनख्वाह में से काट लीजिए। ठीक है, लेकिन वो इत्तफाकिया खर्च क्या था? बस जनाब, एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसके साथ कुछ वक्त गुजारा। क्या वो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त था? जी हाँ, बहुत पुराना, उस वक्त का जब मैं मुलाजिम नहीं था। मैंने जवाब दिया और एक लम्हे के लिए फिर वही खामोशी छा गई, जिसके बारे में मेरा अंदाजा था कि किसी गलत बात पर तारी हो जाती है। लेकिन फैजान, फर्नीचर की मद में मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए कहा था। तुम अगर चाहते तो ये पैसे इस मद में से निकाल सकते थे, मैं कौन सा देखने गया था। ओहो जनाब, क्या मेरे और आपके दरमियान एक बात नहीं हुई थी? आपने कहा था कि मैं आपसे झूठ ना बोला करूं। हाँ कहा तो था मैंने, तो फिर ये मुनासिब नहीं था। इसके अलावा मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। फैजान, झूठ बोलना वाकई मुनासिब नहीं था। हाँ, अगर तुम उन्हें हिसाब में जम करने की कोशिश करते तो ये बात मेरे लिए तकलीफ देह होती, लेकिन इसके बावजूद तुमने झूठ बोला। जी, मैंने हैरानी से कहा। इसके बावजूद तुमने कुछ बातें मुझसे छुपाई हैं। मसलन किराएदारों के बारे में तुमने कहा है कि तुमने सबसे ताउन किया है और जिसने किराया नहीं अदा किया है उसने भी अदा करने की बात की है। जी हाँ, मिसिस कदूस ने भी तुमसे यही कहा था। सवाल किया गया और मेरे जहन में जबरदस्त गरज हुई। मैं शशदर रह गया। बोलो, क्या उसने भी कोई ऐसा ही वादा किया है? नहीं जनाब। और ये रुपए किसी पुराने शनासा पर खर्च हुए हैं? सवाल किया गया और मुझे एक अजीब सी वहशत से दो चार होना पड़ा। थोड़ी देर तक मैं परेशान रहा, फिर मैंने जवाब दिया, नहीं, बैठ जाओ। नर्म लहजे में कहा गया। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या करते रहे हो। तुम मजमूई हैसियत से एक शरीफ और ईमानदार इंसान हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारी ज़ात से पूरी तरह मुतमईन हूँ। और जहाँ तक मिसिस कदूस का मामला है तो इस बारे में मुझसे सुनो। मिसिस कदूस का कोई वजूद नहीं है और ना कभी था। बस उस औरत ने इस नाम से अपने आप को मशहूर किया हुआ है। 2 लड़कियां भी उसके साथ रहती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बेटी नहीं। मिसिस कद्दूस इस मुआशरे की एक घिनौनी तस्वीर है, गलत कारोबार करती है और ये दोनों लड़कियां उसके कारोबार का जरिया हैं। इससे कबल वो लड़कियां बाकायदगी से अदायगी करती रही हैं, लेकिन इन दिनों गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से उसका कारोबार नहीं चल रहा, इसलिए वो किराया नहीं अदा कर सकी। जब तुम उससे किराया वसूल करने गए तो परेशान हो गई। फिर उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए उस लड़की का सहारा लिया। उसने तुम्हें किसी फर्जी तौकीर की कहानी सुनाई और तुम उसके साथ क्लिफ्टन घूमने चले गए। मेरा जहन साए साए कर रहा था। मैं सोच रहा था कि उसे इतनी तफसील कैसे मालूम हो गई। क्या वो मेरा ताकुब करता रहा है? लेकिन ये कैसा ताकुब था? उसने तो मेरी गुफ्तगू के बारे में भी अंदाजा लगा लिया था। मेरा जहन बुरी तरह मुंतशिर हो गया। नाज़रीन की हकीकत खुलकर सामने आ गई। मैं खुद भी उसकी बातों की रोशनी में महसूस कर रहा था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी और इस तरह उसने मुझे उलझन में फंसा दिया। लेकिन उसे ये सब कैसे मालूम हो गया? वो कैसे ये सारी बातें जान गया? ये आखिर यूसुफ बागा है कौन? इस परेशानी के आलम में मैं खामोश बैठा रहा। मेरी जुर्रत नहीं पड़ती थी कि उससे कोई सवाल करूं। दूसरी तरफ भी खामोशी छाई हुई थी। फिर यूसुफ बागा की आवाज उभरी, मेरे दोस्त, अभी तुम नौजवान हो। तुम्हारे बारे में जहां तक मेरी राय है, तुमने अभी जिंदगी के नशेबो फराज का एक बहुत ही मुख्तसर कोना देखा है। इस वसी दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं जो तुमसे इंतहाई कम उम्र हैं, लेकिन तजुर्बात की उन मनाजिल से गुजर चुके हैं जिनसे गुजर कर सोना कुंदन बन जाता है। मसलन उस लड़की की बात, उसने कितनी खूबसूरत अदाकारी करके तुम्हें यह बावर कराने की कोशिश की कि उसका ताल्लुक किसी शरीफ खानदान से है और वो किसी ऐसे नौजवान से मोहब्बत करती थी जो हवाई हादसे में हलाक हो चुका है। क्या तुम उसकी बातों में नहीं आ गए थे? मुझे जवाब दो। जी हाँ, मैं उसकी बातों में आ गया था। क्या तुमने ये बात नहीं मान ली थी कि वो एक गमज़दा दुखी लड़की है? जी जनाब, मैंने मान लिया था। क्या तुम उससे मुतासिर नहीं हो गए थे? हो गया था जनाब। तो क्या तुम उसे इसकी जहानत और तजुर्बाकारी नहीं कहोगे? जी हाँ, अब तो यही कहना पड़ेगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। मैं तुमसे यही कहना चाहता था फैजान कि मकर व फरेब की इस दुनिया में बड़ी जहानत से गुजारा करना होगा, वरना कदम कदम पर तुम्हें खा जाने वाले मिलेंगे। तुम्हें उनका निवाला बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चुनाचे उनके मुकाबले में अपनी जहानत भी इस्तेमाल करो। जी, मैंने अफसुर्दगी से कहा। मैं तुम्हारी कैफियत को समझता हूँ फैजान। मुझे इल्म है कि तुमने शुरू में उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वो खुद तुम्हारे पीछे पड़ गई। ये हकीकत है जनाब। महरूमियों के शिकार एक इंसान की हैसियत से बालातर तुम उससे मुतासिर हो गए और उसकी वजह से परेशान ही रहे। जी हाँ, ये भी एक हकीकत है, लेकिन इसके बाद तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए। इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा। ये बात नहीं कि यहाँ अच्छे लोग ना हो, लेकिन गलत लोगों की तादाद ज्यादा है और उनसे बचना जरूरी। जी, आइंदा ख्याल रखूंगा।
लेकिन क्या? गुस्ताखी तसव्वुर न करें तो एक सवाल करना चाहता हूँ। करो। आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? हाँ, अच्छा सवाल है। तुमने इसकी जुर्रत की, ये तुम्हारी जुर्रतमंदी की दलील है। लेकिन क्या इसका जवाब जरूर चाहते हो? अगर आपको एतराज ना हो तो फर्ज करो मैं तुम्हें ना बताना चाहूं और तुम्हारी इस बात को नापसंद भी करूं। यह आपकी मर्जी है जनाब, लेकिन मेरे जहन में तजस्सुस रहेगा। तुम उस तजस्सुस को दूर करना चाहते हो? जी, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक वादा करना होगा। क्या जनाब? मेरे बारे में तुम किसी और को नहीं बताओगे? मैं वादा करता हूं जनाब, और उस वादे को तोड़ने की सूरत में मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। और अगर दूसरों को मेरे बारे में इल्म हो गया फैजान, मेरे और तुम्हारे दरमियान से दोस्ती और मुफाहमत के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारी दुश्मनी की इब्तदा होगी। बोलो, मंजूर है? जी मंजूर है। चंद साथ खामोशी रही और फिर उसने आहिस्ता से कहा, दूसरे कमरे से गुजरकर अंदरूनी कमरे में आ जाओ। और मैं चौंक पड़ा। आवाज बंद हो गई। एक लम्हे के लिए खौफ का एहसास भी हुआ। आज तक जिस पुरस्रार आवाज को सुनता रहा था, आज वो मेरे सामने इंसानी शक्ल में आने वाली थी। उसने अपनी किसी बीमारी का तज़किरा किया था, ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो दूसरों के सामने नहीं आना चाहता था। देर करना किसी तौर मुनासिब नहीं था। मैं दूसरे कमरे में दाखिल हो गया और फिर पहली बार मैंने उस कमरे में कदम रखा जिसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं थी। कमरा बिल्कुल तारीक था। मैं दरवाजे में ठिठक गया। दरवाजे के करीब स्विच बोर्ड है, रोशनी कर दो, भारी आवाज ने कहा। लेकिन इस बार यह आवाज मुझे बिल्कुल करीब महसूस हुई। मैंने लरजते हाथों से स्विच बोर्ड पर लगा हुआ बटन दबा दिया और कमरे में रोशनी फैल गई। मैंने खुश कोंटों पर जुबान फेरते हुए सामने देखा। एक मसहरी पर एक इंसानी ढांचा पड़ा था। हाँ, उसे जीता जागता इंसान कहना सख्त मुश्किल था। गोश्त पोस्त से तकरीबन आरी आंखें, लेकिन हलकों के आखिरी हिस्सों में चमक रही थीं। गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और गोश्त इतना अंदर था कि नजर ही नहीं आ रहा था। यही हालत बाकी बदन की थी। वो 100% कोई इस्तख्वानी ढांचा नजर आ रहा था। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। वह कुर्सी मेरे नजदीक घसीट लाओ। ढांचे के हलक से वही भारी आवाज निकली। उस आवाज को सुनकर यह एहसास होता था कि वो किसी भारी भरकम शानदार शख्सियत के मालिक की आवाज होगी। लेकिन मैंने हिम्मत करके कुर्सी पलंग के नजदीक घसीट ली और फिर बैठ गया। मुझसे खौफजदा हो? आवाज उभरी। नहीं तो। फिर झूठ उसके हलक से खनकती हुई सी आवाज निकली। लेकिन हैरान जरूर हूं, मैं जिंदा हूं और तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन जनाब, आपकी ये हालत, मैंने तुमसे अपनी बीमारी का तज़किरा किया था। जी हाँ, लेकिन आप इस कदर कमजोर हैं, आप तो उठ भी नहीं सकते होंगे। मेरी हिम्मत वापस आ गई। हाँ, यह हकीकत है। लेकिन ये कैसी बीमारी है और आपने इसका इलाज क्यों नहीं कराया? ये ऐसी बीमारी है दोस्त जिसका मुझे इंतजार था, यूसुफ बाग्गा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया। और मैं हैरानी से उसे देखने लगा। मैं नहीं समझ सका। तफसील सुनोगे? उसने शायद मुस्कुराने की कोशिश की। जरूर सुनूंगा, और पहले ये बात जानना पसंद करूंगा कि आप इस कदर लागिर और कमजोर होने के बावजूद इन बातों से किस तरह वाकिफ हुए। मेरी जिस्मानी कुव्वतें खो चुकी हैं, लेकिन रूहानी कुव्वतें जिस्मानी कुव्वतों से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या मतलब? किचन में कॉफी का सामान मौजूद है? उसने एक बेतुका सा सवाल किया जो मेरी समझ में नहीं आया, और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर बोला, कॉफी पियोगे? ओह जनाब, क्या आप पीना पसंद करेंगे? अगर आप पिए तो मैं बना कर लाऊं? नहीं, आज मैं बनाऊंगा, उसने कहा, और मैं एकदम खामोश हो गया। मैं उसे उठते देखना चाहता था। तब वो बोला, और अपनी जहनी कुव्वत से बनाऊंगा। इस तरह 2 फायदे होंगे, तुम्हें कॉफी मिल जाएगी और मैं अपनी जहनी कुव्वत का मुजाहरा कर सकूंगा। तुम महसूस करो कि अब मैंने अपनी जहनी कुव्वत किचन की तरफ मुंतकिल कर दी है। चाय की केतली अपनी जगह से हटी और पानी के नल के नीचे पहुंच गई। पानी का नल खुल गया, केतली में हस्बे जरूरत पानी पहुंच गया, और अब वो परवास करती हुई चूल्हे पर पहुंच गई है। माचिस? ओह, माचिस तुमने शायद चूल्हे के ऊपर कॉर्नर्स पर रख दी थी। चूल्हा रोशन हो गया। हाँ, जरा कॉफी की प्याली भी साफ कर ली जाए, गर्द उड़ती है। पानी खोल रहा है। कॉफी का डिब्बा कहाँ है? ये कॉफी, ये दूध और ये शक्कर, और कॉफी तैयार। जरा ये मेज इधर खिसकाई जाए, वो बोल रहा था, और मुझे उसकी आवाज किसी मजजूब की बड़ मालूम हो रही थी। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक छोटी सी मेज खुद ब खुद खिसक कर मेरे नजदीक आ गई। मैं ताज्जुब से उछल पड़ा, और फिर मुझे मेज पर कॉफी की एक प्याली नजर आई जिससे सौंधी सौंधी भाप उठ रही थी। लो, कॉफी पियो, ये मैंने अपनी जहनी कुव्वत से तैयार की है। जिस तरह मैं कहता रहा, किचन में उसी मानंद अमल होता रहा, और मैंने कॉफी तैयार कर ली। पियो, पी कर देखो, ये कोई जादू नहीं है।
लेकिन मैं शशदर उसे देख रहा था। तो ये ज़हनी कुव्वत का मुजाहरा है, ये जादू नहीं है, मैंने घुटी घुटी आवाज में कहा। हाँ, यकीन करो, जादू इंसान की ज़हनी कुव्वत में पोशीदा है। मैंने बड़े अमल किए हैं इस सिलसिले में। तो ये तो थी मेरी ज़हनी कुव्वत। तुम्हारा दूसरा सवाल है कि मुझे इन सारी बातों के बारे में किस तरह इल्म हो गया। हाँ, वो भी हैरत अंगेज बात है। मैं अपने बदन को हर जगह मुंतकिल कर सकता हूँ। ज़हनी कुव्वत और बदन के इंतकाल की हम आहंगी मेरी आदत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं हर जगह पहुँच जाता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? इसी बात का यकीन दिलाने के लिए ये कॉफ़ी तुम्हारे लिए तैयार की है मैंने। क्या तुम इस पर भी यकीन नहीं करोगे? लेकिन जनाब, ये अमल, मैंने कहा, दुनिया की बेशुमार किताबों में इसके तज़किरे मिल जाएंगे, लेकिन ये तज़किरे पूरे दलाइल और मुकम्मल मालूमात के तहत नहीं किए जाते। यही वजह है कि ज़हन इन्हें हकीकत मानने पर तैयार नहीं होता। हाँ, कुछ किताबें ऐसी हैं जो नायाब हैं और उनमें इन अलूम की सही तशरीह होती है। तो आपने ये इल्म किस किताब से हासिल किया? वो किताब मेरी ज़िंदगी की किताब है। मेरी ज़िंदगी मेरी ख्वाहिश के अमल से ताबीर नहीं है, बल्कि शायद तकदीर ने मेरे लिए यही सब कुछ मुंतखब किया था। तकदीर ने? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों? तुम्हारे लहजे में ये हैरत क्यों? क्या तुम तकदीर के कायल नहीं हो? उसने सवाल किया। नहीं जनाब, ये बात नहीं है। मुआफ़ी चाहता हूँ अगर आपके इन सवाल के जवाब में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। दर हकीकत ज़माने ने इतना कुचला है कि अब हर चीज़ से खौफ महसूस होता है कि वो सर पर आ गिरेगी। अगर सही मायनों में मेरी कैफियत की तशरीह चाहें तो यूं समझ लीजिए कि इस वक्त माचिस की एक तीली भी मेरे लिए इंतहाई वजनी है, क्योंकि उस वक्त ज़िंदगी इस कदर मुश्किल महसूस होने लगी थी कि मेरी अपनी ज़ात भी मस्क होकर रह गई। मतलब यह है कि मैं हर कीमत पर आपकी खुशी और खुशनुदी चाहता हूँ ताकि मेरी ये मुलाजमत बरकरार रहे। इसने मुझे एक ऐसी ज़िंदगी अता की है जो आज तक मुझे ख्वाब महसूस होती है। माफ़ कीजिएगा बागा साहब, मैं इस कदर बुज़दिल और खौफज़दा इंसान नहीं था, लेकिन जिसे ज़िंदगी की नाकामियाँ निढाल कर दें वो आखिरकार क्या सोचे। मेरे इन अल्फाज पर वो कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने बड़े नरम लहजे में कहा, हाँ, लम्हात कभी कभी शख्सियतों को इस तरह ख़त्म कर देते हैं कि शख्सियतों की मौत का मातम भी नहीं किया जा सकता। खैर, अगर तुम मेरे पास एक मुतमईन वक्त और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हो तो कम अज़ कम इस बात पर यकीन कर लो कि हमारे ये साथ काफ़ी तवील रहेगा। मैं भला क्या हैसियत रखता हूँ अल्लाह के हुक्म से अगर मैं किसी ऐसे इंसान को ज़िंदगी का सुकून फराहम करने का ज़रिया बन जाऊँ जो अपने पास दूसरे ज़राए नहीं रखता, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए सादत है। मैंने ममनूनियत से गर्दन खम कर दी और खामोशी रहा। वो कहने लगा, तो बस अब तुम्हें मेरी ज़िंदगी की किताब का पहला वर्क नज़र आ जाना चाहिए। आप यकीन कीजिए जनाब, इन हालात में मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके बारे में जानूं। देखो, मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ। मैं अपने आप को मुकम्मल इस वजह से कहता हूँ कि मैं ना कोई गलत फितरत शख्सियत हूँ, ना किसी सियारे का बाशिंदा। ज़मीन पर ही मेरी नमूद हुई बिल्कुल इस तरह जैसे इंसान होते हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मेरे जहन में अपनी ज़ात के लिए कोई तयन नहीं था कि मैं ये बनूं या वो बनूं। मैं तुम्हें उन हालात से आगाह कर रहा हूँ जो मुझे पेश आए। एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने से मेरा ताल्लुक था या है, और बड़ी अजीबोगरीब कैफियतों में मुब्तला रहा। उस जिम्मेदार घराने में एक अजीबोगरीब रवायत थी, वो ये कि उसमें ज़्यादातर लड़कियां पैदा होती थीं। बेटियों का एक गिरोह अजीम था और बाज़ औक़ात खुद ये ख़ानदान अपने ऊपर हंसता। उन्हीं में मेरे वालिद भी थे। फिर बहुत सी बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, और तुम खुद अंदाज़ा लगा लो कि इसके बाद मेरी कैफियत क्या होती। मैं उस ख़ानदान का इतना लाडला था कि मेरी जगह अगर कोई भी होता तो उन लोगों के बिगाड़ने से बिगड़ जाता। चुनाचे शायद नमूद के पहले ही दिन से मुझे इस दुनिया का अहम तरीन इंसान समझ लिया गया, और ना जाने कैसी कैसी शख्सियतों ने मेरी परवरिश की। मेरी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बेशुमार अफराद के लिए बहुत बड़ा दर्जा रखता था। ज़्यादा तफसील में जाकर मैं शर्मिंदगी मोल नहीं लेना चाहता। बस यूं समझ लो कि फिर इस लाड ने मुझे बुरी तरह बिगाड़ना शुरू कर दिया। फितरतन अय्याश नहीं था और हुस्नो इश्क की जानिब तवज्जो नहीं थी, लेकिन फितरी तौर पर यूं समझ लो कि हर बुराई मेरे वजूद का हिस्सा बन गई। अपने इलाके के गलत नौजवानों को अपने गिर्द जमा कर लिया। हर तरह के लोग मेरे अहकामात के पाबंद थे, और बहुत से ऐसे हादसात और वाक़यात भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए जो सरासर जुर्म थे। मेरे वालिद को जुर्म पसंद नहीं थे, बल्कि एक शरीफ आदमी थे, लेकिन ज़ाहिर है मेरे जुराइम को ख़त्म कराना भी उनकी जिम्मेदारी थी, और वो मेरे उठान से खुश नहीं थे। और वैसे भी मेरी ख़ानदान के लोग हर तरह से मेरी ढाल बने हुए थे। चुनाचे मैं बुराई और भलाई की तमीज़ ख़त्म कर बैठा। आखिरकार ऐसे बुरे लोगों का साथ हासिल हुआ जो वाकई बुरे थे, और मेरी सोहबत बुरी से बुरी तर होती चली गई। मैं हर तरह के लोगों से मिलता, और उन्हीं में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त दीपू बड़ी अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक था।
तंदुरुस्त और तमन्ना, ताकतवर। उसकी फितरत में कोई ऐसी बात पोशीदा थी जो अक्सर मुझे सोचने पर मजबूर किया करती। लेकिन फिर एक दिन उसने मुझे अपने बारे में बताया कि दर हकीकत वो डाकुओं के एक गिरोह में शामिल है और उन डाकुओं का सरगना करण सिंह उर्फ करना है। मैं शिद्दत हैरत से मुंह खोलकर रह गया। करण सिंह उर्फ करना की दास्तानें तो हमारे इलाके में दूर दूर तक फैली हुई थी और सच्ची बात यह है कि हम तो उसे अपना हीरो समझते थे। वो एक वैशी इंसान था और उसने कुर्बो जवार के इलाकों में जो जो कुछ किया था वह बहुत ही खौफ की निगाहों से देखा जाता। लेकिन मेरा दोस्त दीपू अगर उसके गिरोह में शामिल है तो ये तो अजीब सी बात थी। दीपू ने दूसरा इंकिशाफ किया और बोला, और ये बात मैं तुम्हें शायद कभी ना बताता, क्योंकि गिरोह में शामिल हुए हमें कसम खानी पड़ती है कि अपने आप को पोशीदा रखेंगे। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मेरे घर वालों को भी इस बात का इल्म नहीं है। ये बात बहालत मजबूरी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताई है कि करण सिंह ने तुम्हारी हवेली का इंतखाब किया है। क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, मैं उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत खौफनाक है, लेकिन मंसूबा मेरे इल्म में आ गया और ऐसा किसी तरह नहीं हो सकता था कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता। मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। अगर ये इतला खुद मेरे वालिद साहब को मिली होती तो उनका खाना पीना हराम हो जाता, खौफ से मुंह खुला रह जाता। करना का इतना ही खौफ था, लेकिन मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं तो किसी को खातिर में ही नहीं लाता था, भला उसकी क्या परवाह कर सकता था। चुनाचे मैंने खूंखार निगाहों से दीपू को देखा और गुराए हुए लहजे में कहा, और दीपू, तू करना का साथी होकर उसे रोक नहीं सकता? देख मेरे भाई शाहू, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ मैं, लेकिन तू खुद सोच, अगर मैं करना को मना करता तो जिंदा तेरे पास नहीं पहुंच सकता था। हालांकि करना खुद जानता था कि मैं खुद तेरी जागीर का रहने वाला हूँ, मगर करना को तू ठीक से नहीं जानता। अगर मैं उसे मना करने की कोशिश करता तो जिंदा वापस नहीं आ सकता था। करना ने जैसी हदायत की मैं भी दूसरों की तरह खामोशी से उसे सुनता रहा। तो फिर तूने मुझे क्यों बता दिया? मैंने तन से कहा। फिर वही मैंने कहा ना, मैंने सुना तो सब कुछ। अगर मैं उसे बीच में टोकता या कोई ऐसी बात कहता तो वो इसे गद्दारी समझता और फिर मैं यहाँ जिंदा नहीं पहुंच सकता था। मैंने उसकी हाँ में हाँ की, लेकिन यह बात तो मेरा तन मन पहले ही तय कर चुका था कि यहाँ आकर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। अब बताओ, क्या मैंने अक्ल से काम नहीं लिया? मैं सोच में गुम हो गया। दीपू ठीक कह रहा था। जाहिर है अगर वो करना के गिरोह में शामिल है तो उसकी हैसियत एक मामूली इंसान की तरह होगी। करना ने भी जिस तरह डाकुओं को उस डाके के बारे में बात बताई होगी, इसी तरह वो भी उस वक्त सुनने वालों में शामिल होगा। वो बेचारा वाकई उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे मेरा दिल उसकी तरफ से साफ हो गया। अलबत्ता हैरत जरूर थी। दीपू को मैं बहुत अरसे से जानता था। वो कोई अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतने आगे की चीज है और खतरनाक डाकू करना के गिरोह में शामिल है। दीपू मुसलसल मेरी सूरत देख रहा था। उसने परेशान लहजे में कहा, क्या सोच रहे हो शाहू भैया? ताज्जुब कर रहा हूँ दीपू, तू करना के गिरोह में कब और कैसे शामिल हो गया? पहले तुम ये बताओ कि मेरी तरफ से तुम्हारे मन में बुराई तो नहीं है? नहीं दीपू, तेरी बात मेरी समझ में आ गई है। वाकई तू करना से क्या कह सकता था। भगवान का शुक्र है और इसके साथ साथ मैं तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ भैया, वरना जब से मैंने करना की बात सुनी थी मेरा मन बेकुल था। मुझे पहली बार जीवन में करना के साथियों में होने का अफसोस हुआ। दीपू ने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा, खैर तेरी कहानी फिर कभी सुनूंगा। तू ये बता कि अब हमें क्या करना चाहिए? जिम्मेदार जी की हवेली पूरी बस्ती के लिए इज्जत है भैया, हम जीवन वार देंगे इस पर। मुझे तो इस बात की खुशी है कि करना के गिरोह में होने की वजह से मुझे ये बात पहले से मालूम हो गई। हाँ ये तो दुरुस्त है, पर यह बताओ तुम्हारे मन में क्या है भैया? मैं करना को ऐसा सबक दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने घुर्राते हुए कहा, मेरे वालिद इब्राहिम बागा को इन तमाम बातों के बारे में जरा बराबर इल्म नहीं था। तुम सोच रहे होगे कि मैं शाहू के तौर पर किसका नाम ले रहा हूँ, तो ये समझ लो कि हमारा ताल्लुक बागा फैमिली से था जरूर, लेकिन मुझे प्यार से शहजादा या शाहू कहा जाता था और इस नाम से मुझे मुखातिब किया जाता। मैं सोच में डूब रहा। चंद लम्हों के बाद दीपू ने कहा, और दीपू तुम्हारे साथ है भैया, 1000 जाने दे देगा तुम पर। ठीक है, तेरे ख्याल में करण सिंह किस वक्त यहाँ आएगा? ठीक 12 बजे। मैंने गर्दन हिलाई और मेरा जहन तेजी से फैसले करने लगा। तू भी उसी के साथ होगा दीपू? मैंने सवाल किया। हाँ भैया, मैं करण सिंह को किसी शुबे का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मैं सबसे पीछे होऊंगा और करण सिंह की लाइन उसके आदमियों के लिए मुसीबत बन जाएगी। मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें पूरी एहतियात करनी होगी दीपू। इस तरफ की ज्यादा परवाह मत करना, अपनी जान बचाने की कोशिश करना। करण सिंह को मैं देख लूंगा। कोई तरकीब दिमाग में आई भैया? दीपू ने पूछा। हाँ दीपू, यहाँ करण सिंह का शानदार इस्तकबाल होगा, तू फिक्र न कर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दीपू ने इत्मीनान का सांस लिया।
भगवान का शुक्र है भैया, मैं तुम्हारे किसी काम आ सका। अब मैं चलता हूँ, बेफिक्र होकर जा, मैं करण सिंह के इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा और दीपू वापस चला गया। उसने मुझसे मेरे इंतजामात के बारे में नहीं पूछा। इसकी वजह मैं जानता था, वो नहीं जानता था कि मेरे दिल में कोई शक हो। रही मेरी कैफियत तो उस वक्त मैं सब कुछ भूल गया। करण सिंह का नाम इन इलाकों में निहायत खौफ के साथ लिया जाता था, लेकिन अगर मैं किसी को ये बात बता देता तो खौफ और हरास फैल जाता। वालिद साहब तो वो सीधे साधे आदमी थे, बदहवास होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। चुनाचे मैंने फैसला किया कि किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब रह गए दूसरे मामलात, तो मुझे फौरी तौर पर कुछ करना था। शिकार वगैरह के लिए एक बंदूक ऊपर ही रहती थी, जो अक्सर मेरे इस्तेमाल में रहती थी, लेकिन जाहिर है पूरी हवेली में सिर्फ एक बंदूक नहीं थी। वालिद साहब का अच्छा खासा असलहा खाना था, जिसकी चाबियां मौलवी इमाम बख्श के पास रहती। इमाम बख्श एक तरह से हवेली के मुंतजिम थे, लेकिन निहायत सख्त इंसान थे। अगर उन्हें तफसील ना बताई जाती तो वो चाबियां कभी ना देते। उनसे निमटने का फैसला भी मैंने कर लिया। पहले तो मुझे उन लोगों की तलाश थी जिनसे मुझे आज रात काम लेना था। मैंने अपने ज़हन में एक फहरिस्त बनाई। उस फहरिस्त में सबसे ऊपर शिकारी हमीदा था। बेहतरीन निशानेबाज उसके 4 बेटे थे जो बेहतरीन शिकारी बन चुके थे। ये पेशावर शिकारी अमूमन जिम्मेदारों की मुलाजमत करते हैं और उनके शिकार में उनके साथ होते हैं। इस तरह हमीदा शिकारी को हमारे हाथ से तनख्वाह मिलती थी। वैसे हमारी बस्ती के लोग भी हमारी आदतों से किसी हद तक वाकिफ थे और जिम्मेदार का बेटा होने की हैसियत से मुझसे डरते भी थे। चुनाचे पहले कदम के तौर पर मैं हमीदा के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो हमीदा ने ही दरवाजा खोला और मुझे देखकर भौंचका रह गया। अरे छोटे मालिक, आप और इस गरीब खाने पर? हाँ हमीदा चचा, मैं तुम्हारे पास एक खास काम से आया हूँ। अंदर आ जाइए छोटे मालिक, हमीदा ने दरवाजे से पलट कर कहा। चची अंदर होंगी? हाँ हैं, आ जाइए, हमीदा बोला। नहीं हमीदा चचा, हम बाहरी बातें करेंगे, कुछ ऐसा ही काम है, मैंने कहा। अरे क्या काम है छोटे मालिक? हमीदा आगे बढ़ाया। तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? बाहर होंगे, क्या उनसे कोई कसूर हुआ है? नहीं चचा, मुझे उनसे कुछ काम है। सर आंखों पर, आप हुक्म दीजिए छोटे मालिक। उनके निशाने कैसे हैं? बड़ी मेहनत की है मैंने उन पर। छोटे मालिक, खुदा का शुक्र है, पक्के शिकारी बन चुके हैं। मुझे उनकी और तुम्हारी जरूरत है हमीदा चचा। खैर तो है, मामला क्या है छोटे मालिक? हमीदा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। देखो हमीदा चचा, तुम मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं दोस्तों के लिए जान दे सकता हूँ और दुश्मनों की जान लेने से देर नहीं करता। मेरा एक काम है, यूं समझो मेरा दुश्मन मुझसे लड़ने आ रहा है, हमें उस पर गोलियां चलानी है, बल्कि आंखें बंद करके गोलियां चलानी है, ये सोचे समझे बगैर कि वो कौन है। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे मुंह से कहीं निकल गई तो मैं तुम्हें भी अपने दुश्मनों में शुमार करूंगा। इत्मीनान कर लें छोटे मालिक, बरसों से आपका नमक खा रहे हैं, तो तुम तैयार हो? जी हाँ छोटे मालिक, सर आंखों पर तैयार हैं। मगर क्या इस बात का बड़े साहब को इल्म है? नहीं हमीदा चचा, इस सिलसिले में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़े मालिक को खबर हो गई तो वो क्या कहेंगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, अगर हम कामयाब हो गए तो मुमकिन है अब्बा जान तुम्हें कोई बड़ा इनाम दे डालें। अच्छा तो ऐसी बात है। हाँ हमीदा चचा, ये लड़ाई कहाँ लड़नी होगी? मैं रात को तुम्हें साथ ले जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। ठीक है छोटे मालिक। हमीदा तैयार हो गया। अपने बेटों को तैयार कर लेना। जी मालिक, सब आपके खादिम हैं, हमीदा चचा ने सर झुकाते हुए कहा। और आखिरी बार कह रहा हूँ हमीदा चचा कि इस बात की भनक किसी को नहीं पड़नी चाहिए, हत्ता कि चाची को भी नहीं, वरना हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, मैंने वापस पलटते हुए सख्त लहजे में कहा। चचा भी कहते हो और धमकियां भी देते हो, कैसे भतीजे हो छोटे मालिक? हमीदा पर एतबार करो, दुश्मन कोई भी हो, हमीदा सिर्फ तुम्हारे नाम पर गोली चलाएगा। शुक्रिया हमीदा चचा, मैं रात को किसी वक्त तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है मालिक, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। हमीदा से बात करने के बाद मैंने उनके 4 बेटों से भी बात कर ली। उनके अलावा गांव में मेरे 4-6 आदमी और थे। ये सब मेरे दोस्त थे, बंदूकबाज थे और मुझे उन सब पर एतबार था। अब आखिरी काम ये रह गया जो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था और मुझे करना ही था। चुनाचे मैंने अपने काबिल एतमाद दोस्त अब्दुल्ला को साथ लिया और मौलवी इमाम बख्श के घर पर पहुंच गया। मुझे अंदाजा था कि इमाम बख्श साहब इस वक्त अपने घर पर पहुंच गए होंगे। मैं अलग खड़ा हो गया और अब्दुल्ला ने मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा इमाम बख्श ने ही खोला। अब्दुल्ला ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब ने किरत से फरमाया, कहो मियाँ कैसे आना हुआ? मौलवी साहब छोटे मालिक आए हैं। अरे कहाँ हैं? वो खड़े हैं, अब्दुल्ला ने मेरी तरफ इशारा करके कहा और मौलवी साहब मेरे नजदीक पहुंच गए। खैरियत यूसुफ मियाँ, क्या बात है? अब्बा जान ने भेजा है, मैंने मासूमियत से कहा। क्या फरमाया है? मौलवी साहब मुस्तादी से बोले। कहा है मौलवी साहब से कहो कि असलाह खाने की चाबियां लेकर खामोशी से हमारे साथ चलें, यकीनन कोई खास बात ही होगी, मौलवी साहब परेशानी से बोले।
خدا خیر کرے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، چابیاں اندر ہی رکھی ہیں، لیکن ابا جان نے کہا ہے کہ آپ کسی سے بھی تذکرہ نہ کریں۔ بہتر ہے میاں، حکم کی تعمیل ہوگی۔ مولوی صاحب اندر چلے گئے۔ چند منٹ کے بعد وہ ٹوپی پہنے، انگوچھا کندھے پر ڈالے ہوئے برآمد ہوئے۔ ہم تینوں گلیوں میں ہوتے ہوئے چل پڑے۔ پروگرام پہلے سے طے تھا۔ حویلی کی طرف جانے والا راستہ عبداللہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا، اور جس گلی میں عبداللہ رہتا تھا وہ خاصی سنسان تھی۔ جو ہی مولوی صاحب اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے، پیچھے سے عبداللہ نے اس کے سر پر حملہ کر دیا۔ لکڑی کی ضرب نے بیچارے مولوی صاحب کے حواس گم کر دیے۔ میں نے ان کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں گرنے سے روکا، اور عبداللہ نے پھرتی سے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ یوں ہم مولوی امام بخش کو عبداللہ کے مکان میں لے آئے، اطمینان سے چارپائی پر لٹایا اور پتلی رسی سے انہیں اچھی طرح سے چارپائی سے کس دیا۔ پھر منہ میں کپڑا ٹھونسا اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے اس طرح کس دیے کہ مولوی صاحب انہیں استعمال نہ کر سکیں، اور پھر میں نے اطمینان سے مولوی صاحب کی جیب سے چابیاں نکال لیں۔ یہاں کسی کے آنے کا خطرہ تو نہیں ہے عبداللہ؟ نہیں بھیا، یہاں اب کون آئے گا، باہر بھی تالا لگا دیتا ہوں، عبداللہ نے کہا۔ پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ عبداللہ نے دروازے میں تالا لگایا۔ اب ہمارا رخ حویلی کی طرف تھا۔ حویلی میں داخل ہونے کے لیے میں نے وہی چور راستہ استعمال کیا جو اکثر کرتا رہتا تھا۔ عبداللہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میری انتہائی کوشش تھی کہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ اسلحہ خانہ کا راستہ خاصا پیچیدہ تھا اور اس تک پہنچنا انتہائی دشوار۔ قسمت ہمارے ساتھ تھی، ہم وہاں تک پہنچ ہی گئے۔ دروازے میں لٹکے ہوئے موٹے تالے کی چابی تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی چابی اسی کی تھی۔ اس سے قبل میں نے یہ کمرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا جان کا اسلحہ خانہ اتنا زبردست ہے۔ جدید قسم کی عمدہ رائفلیں، پستولیں، کلہاڑے، تلواریں اور خنجر یہاں موجود تھے۔ ہمیں دیر نہیں لگنی چاہیے عبداللہ، کام شروع کر دو۔ حکم دو بھیا۔ اور میں نے عمدہ قسم کی 10 رائفلوں کا انتخاب کیا، چند پستولیں اٹھائیں اور پھر کارتوس کے باکس میں سے کارتوس نکال کر خالی پیٹیوں میں لگائے۔ 5 رائفلوں کی گٹھری عبداللہ نے بنائی، 5 کی میں نے، اور پھر کارتوسوں کی پیٹیاں ایک بوری میں باندھ لی گئیں۔ عبداللہ نے رائفلوں اور کارتوسوں کی بوری اٹھائی اور میں نے بھی اپنا سامان سنبھال لیا۔ یوں ہم چوروں کی طرح باہر نکل آئے اور باغ کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے۔ میں نے باغ کے کونے میں برگد کے اس اونچے تنے کا انتخاب کر لیا جو خاصی چوڑائی میں تھا۔ برگد کے تنے میں ہم نے اپنا اسلحہ خانہ بنایا۔ میرا رواں مسرت سے پھڑک رہا تھا۔ اب تک سارے کام شاندار ہوئے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں اور عبداللہ باہر نکل آئے۔ عبداللہ بیچارے کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ غریب احمقوں کی طرح سے میرے ساتھ لگا ہوا تھا اور جس طرح سے میں کہہ رہا تھا کر رہا تھا۔ اب چونکہ میں اپنے کام کا بڑا حصہ مکمل کر چکا تھا، اس لیے مطمئن و مسرور تھا۔ عبداللہ کو ساتھ لے کر میں باہر نکل آیا اور پھر میں نے پرخیال انداز میں عبداللہ سے کہا، یوں سمجھو عبداللہ کہ ہمارا ایک دشمن آج رات ہمارے اوپر حملہ ور ہونے والا ہے، اور اب ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم اس کا بہترین مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ مگر دشمن کون ہے بھیا؟ عبداللہ حیرت سے بولا۔ اس کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ ان کی تعداد کتنی ہوگی بھیا؟ اس بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں صرف اپنے مورچے ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ یہاں سے وہ مکمل طور پر ہماری زد میں ہوں گے، اور ان کی تعداد کتنی بھی ہو، ہماری رائفلیں انہیں بھون کر رکھ دیں۔ ٹھیک ہے بھیا، ایسا ہی ہوگا، عبداللہ نے مستعدی سے کہا۔ لیکن بس ایک بات بتا دو، کیا بڑے مالک کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ نہیں، ابھی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک دشمن کو نیچا نہ دکھا دوں۔ عبداللہ گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے حویلی کے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ دائیں بائیں اور عقب میں کوئی اندر نہیں گھس سکتا تھا۔ والد صاحب نے اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ رہ گئی سامنے کی بات تو اسی طرف سے ہمیں کرن سنگھ کا استقبال کرنا تھا۔ عبداللہ نے بہت ہی عمدہ ترکیب بتائی۔ برگد کی موٹی شاخیں حویلی کی دیواروں سے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں میں مورچے بنا کر دشمن کو حویلی کے دروازے سے دور ہی روکا جا سکتا تھا۔ صرف 2 آدمی دروازے کے اوپر ہوتے اور باقی درختوں کی شاخوں پر۔ ہم دونوں نے موٹی شاخوں کا سروے کیا اور انہیں ہر لحاظ سے موزوں قرار دے دیا۔ اب تقریباً سارے کام مکمل تھے۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں خوف کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ میری بازو کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں اور میری دلی خواہش تھی کہ جلدی سے رات ہو، 12 بجیں اور بستی کی فضا دھماکوں سے گونج اٹھے۔ فیصلہ کچھ بھی ہو، یہ بات کی بات تھی۔ عبداللہ کو ہدایت دے کر میں نے روانہ کر دیا اور خود حویلی میں آ گیا۔ باقاعدگی سے رات کے کھانے میں شریک ہوا۔ کوئی بھی میرے چہرے سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ رات کے تقریباً 10:15 بجے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں اپنے کمرے میں لیٹا رہا، دروازہ اندر سے بند کر لیا، اور اس وقت 11 بجنے میں 10 منٹ تھے جب میں ایک چست لباس میں ملبوس ایک کمرے کی عقبی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ ملازموں کے کوارٹروں میں اندھیرا پھیل رہا تھا۔ سرے شام سو جانے والے اب گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے۔ بڑے دروازے کے چوکیدار نے پھاٹک بند کر کے موٹا تالا ڈال دیا اور اپنی بندوق لیے آرام سے دیوار سے ٹیک لگائے دراز تھا۔ ساری پوزیشن دیکھنے کے بعد میں اپنے چور راستے کی طرف بڑھ گیا۔
चंद लम्हात के बाद मैं बाहर था। मेरा रुख बड़ी गली की तरफ हो गया। बड़ी गली के दोराहे पर मेरे चारों दोस्त तैयार खड़े थे। अब्दुल्ला भी उनमें शामिल था। वो चारों सायों की मानंद मेरे नजदीक आ गए। तब मैंने अब्दुल्ला को आवाज दी, भैया। अब्दुल्ला मुस्तादी से आगे बढ़ाया, घर गए थे? हाँ भैया, सब ठीक है, मैंने कुछ देर का इंतजाम कर दिया था, मेरा ख्याल है आराम से सो रहे होंगे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, ठीक है, तुम इन तीनों को ले जाओ और पोजीशन पर पहुंचा दो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मेहमान किस वक्त आएंगे भैया? ठीक 12 बजे। अच्छा, हम जा रहे हैं, दावत का इंतजाम कर लें, अब्दुल्ला ने मस्खरेपन से कहा और मैंने हंसते हुए गर्दन हिला दी। इसके बाद मैं शिकारी हमीदा की तरफ चल पड़ा। हमीदा अपने चारों लड़कों के साथ तैयार था। मुझे दूर से ही देखकर मेरे पास आ गया और मैंने उसे चलने के लिए कहा। अब मेरा पूरा गिरोह हवेली के नजदीक मौजूद था और हवेली के मकीन आराम की नींद सो रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि तारीख गलियों में क्या ड्रामा हो रहा है। बंदूकें और कारतूस तकसीम कर दिए गए और शिकारी शिकार की घात में बैठ गए। मैंने तजुर्बाकार हमीदा को दरख्त पर रखा और खुद अब्दुल्ला के साथ हवेली के बड़े फाटक के ऊपर पहुंच गया। इसके लिए चालाकी से चौकीदार को थोड़ी दूर भेजना पड़ा। 11:30 बज चुके थे। हमारी निगाहें तारीकी में भटक रही थीं। एक एक लम्हा सनसनी में गुजर रहा था और वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। और उस वक्त ठीक 12 बजे थे जब बस्ती के किसी दूर उफ्तादा हिस्से में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और हम सब उछल पड़े। बादल जोर जोर से धड़कने लगा। करण सिंह आ गया था, लेकिन ना जाने क्यों उस अहमक ने इतनी दूर से गोलियां चलाना शुरू कर दी। बदन में ईंधन होने लगी और कान गर्म हो गए। तब बहुत से दौड़ते हुए घोड़े नजर आए। डाकुओं के हाथों में मशालें रोशन थी और वो बराबर हवाई फायर कर रहे थे और उन्हीं में से कुछ डाकू चीख रहे थे, खबरदार, कोई घर से बाहर ना निकले, करण सिंह बस्ती में है, अगर किसी को बाहर देखा गया तो गोली मार दी जाएगी। ये आवाजें सोते हुए लोगों के लिए बेहद भयानक थी। तकरीबन पूरी बस्ती जाग गई, लेकिन किसी की मजाल थी कि करण सिंह का नाम सुने और चारपाई से पांव भी नीचे उतार दे। दरवाजे खोलना तो दूर की बात थी। दौड़ती हुई मशालें हवेली की तरफ आ रही थी। शिकारी तैयार हो गए। मैं नहीं जानता कि करण सिंह का नाम सुनकर खुद उनकी क्या हालत हुई थी। जाहिर है उन्होंने भी पुकारने वालों की आवाजें सुन ली थी। मैंने अब्दुल्ला की तरफ देखा। तैयार हो अब्दुल्ला? भैया, ये तो करना है, अब्दुल्ला की लरजती हुई आवाज सुनाई दी। होशियार हो जाओ, मैंने शोलों को करीब देखकर अंदाजा लगाते हुए कहा। अपने साथियों को मैंने हदायत कर दी थी कि उस वक्त तक गोली न चलाएं जब तक मेरी राइफल से फायर न हो। डाकुओं के घोड़े हवेली के दाएं बाएं के रुख पर फैल गए। उस वक्त एक भारी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल दो, ये करना का हुक्म है। अगर एक लम्हे में दरवाजा ना खोल दिया गया तो दरवाजा तोड़कर हवेली के एक एक फर्द को कत्ल कर दिया जाएगा। दरवाजा खोल दो। और मैंने उस आवाज की सिमत पहला फायर किया, लेकिन करना खुशबख्त था कि उस वक्त उसका एक साथी मशाली अपने घोड़े पर सवार उसके सामने से गुजरा और उसकी चीख फिजा में गूंज उठी। मेरा पहला फायर मेरे साथियों के लिए इशारा था। दरख्तों की शाखों से सुरख जुबानें लपकी। कई मशालें नीचे गिर पड़ी। घोड़े खौफनाक अंदाज में हिनहिनाने लगे और करना के साथी चंद लम्हात के लिए पूरी तरह बदहवास हो गए। बेशुमार घोड़े वापस पलटे और फिर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन वो बदहवासी में गोलियां चला रहे थे। उन्होंने किसी सिमत का तयन ही नहीं किया, जबकि वो खुद गोलियों की बाढ़ पर थे। और जब दरख्तों से दूसरी बाढ़ पड़ी तो उनके हवास बिल्कुल ही जवाब दे गए। वो और पीछे हटे। ज्यादा लोग दाएं बाएं पलटे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि हवेली की दीवारें ही खतरनाक हैं, मुमकिन है उधर भी इंतजामात हों। चुनाचे वो भाग पड़े। दरख्त से अब मुसलसल गोलियां बरस रही थीं। सामने के रुख से मैंने और अब्दुल्ला ने क्यामत बर्पा की हुई थी। एक एक करके सारी मशालें बुझ गईं। घोड़ों की बेतरतीब टापों से अंदाजा होता था कि डाकू बुरी तरह बदहवास हो चुकी हैं। और फिर करण सिंह की आवाज सुनाई दी, लाशें उठा लो। ये हुक्म उसने अपने साथियों को दिया था। फिर दौड़ते हुए घोड़े दूर होते गए और थोड़ी देर के बाद उनके टापों की आवाज मादूम हो गई। पूरी बस्ती में शोर गूंज रहा था। हवेली के मुलाजिम अपने क्वार्टरों में चीख रहे थे। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। फिर हवेली में रोशनी हुई और वालिद साहब किबला हाथ में राइफल लिए डाकुओं से मुकाबला करने के लिए तैयार होकर बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे चंद बुज़दिल मुलाजिम लरजते कांपते बाहर निकले। दरवाजे का चौकीदार लापता था। बंदूक कुर्सी के पास पड़ी हुई थी। वालिद साहब बरामदे में निकल आए और मुलाजमों को आवाजें देने लगे। हम सबको हंसी आ रही थी। अब क्या रह गया था। तब मैंने फाटक के ऊपर से आवाज लगाई, डाकू भाग गए हैं, अब कोई खतरा नहीं। वालिद साहब ने मेरी आवाज सुन ली। दूसरे लम्हे उन्होंने बंदूक तान ली। कौन है, नीचे आओ। और मैं और अब्दुल्ला बंदूकें संभाल ली नीचे उतर आए। कौन है, खबरदार खबरदार। वालिद साहब फिर चीखे। मैं हूं अब्बा मियाँ, मैंने हंसते हुए कहा। कौन, शाहू? अब्बा जान ने ताज्जुब से आवाज दी। जी हाँ, मैं ही हूँ। अरे तुम वहां क्या कर रहे थे? कबूतर उड़ा रहा था, मैंने गुस्ताखी से जवाब दिया।
और फिर मैंने दोनों हाथ मुंह के सामने करके हमीदा को आवाज दी, नीचे आओ तुम लोग, डाकू भाग गए हैं। वालिद साहब बेहद हैरान थे। हमीदा और दूसरे लोगों को देखकर वो और हैरान हो गए। उनके मुंह से आवाज तक न निकल सकी। काफी देर के बाद उनके हवास बहाल हुए, लेकिन हवास हमीदा वगैरह के भी दुरुस्त नहीं थे। अब उनकी वापसी का तो खतरा नहीं है? वालिद साहब ने पूछा। अब नहीं आएंगे, लाशें उठा कर ले गए हैं, हमीदा की बजाय मैंने जवाब दिया। आओ तुम सब अंदर आओ, वालिद साहब ने कहा। और थोड़ी देर के बाद सब बड़े कमरे में बैठे हुए थे। अब मुलाजिम भी अपने क्वार्टरों से बाहर निकल आए और चारों तरफ दौड़ते फिर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे तुम सब डाकुओं की आमद के लिए तैयार थे, वालिद साहब ने कहा। हमीदा और दूसरे लोग मेरी तरफ देख कर रह गए। तुम बताओ हमीदा, तुम दरख्त पर कहां से पहुंच गए? और तुम्हारे बेटे, इसके अलावा बंदूकें और राइफलें? छोटे मालिक की हदायत थी बड़े मालिक, मगर हमें नहीं मालूम था कि मुकाबला करण सिंह से होगा। हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं मालिक। करण सिंह हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। करण सिंह, वालिद साहब सरसराती आवाज में बोले। हाँ वही था मालिक, मगर शाहू, तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? अगर अब्बा मियाँ मैं इन लोगों को बता देता कि करण सिंह से मुकाबला करना है तो इनमें से कोई भी तैयार नहीं होता। इनके नजदीक उसकी बड़ी अहमियत है, मगर मैं इसे कुछ नहीं समझता। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। यूं समझ ले मैंने ख्वाब देखा था और मेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा निकला, मैंने जवाब दिया। वालिद साहब को मैंने कोई तफसीली बात नहीं बताई सिवाय चंद बातों के। वैसे उन्हें मालूम हो गया था कि मैंने ही ये मुकम्मल प्रोग्राम तरतीब दिया और अपनी हवेली को करण सिंह से बचाने में मेरा हाथ था। दूसरी सुबह बस्ती वालों के लिए बड़ी सनसनीखेज थी। मेरी दिलेरी और चाल की कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। वालिदा साहिबा की गर्दन फखर से अकड़ी हुई थी, किसी को खातिर ही में नहीं ला रही थी। नाना जान के पास कासिद भेज दिया गया। सैकड़ों बार मेरी नजर उतारी गई। लोग मुबारकबादें देने आ रहे थे। गर्ज बहुत कुछ हो रहा था। वैसे मैंने और मेरे साथियों ने करना को शदीद नुकसान पहुंचाया था। कम से कम 6 जगह खून के बड़े बड़े ढेर मिले थे, जिनसे अंदाजा होता था कि करण सिंह के तकरीबन 6 साथी मारे गए हैं। इसके अलावा चारों तरफ खून के लौथड़े बिखरे पड़े थे, गोया जख्मी भी बहुत हुए थे। दूसरे अल्फाज में करण सिंह करना को जिंदगी में पहली बार बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। इसके बाद बड़े बड़े तमाशे होते रहे। नाना जान आए, ना जाने क्या क्या लाए। सदकात दिए जाते रहे। हजारों रुपए गरीबों में तकसीम किए गए। मेरे नाम के बहुत से वजीफे बेवाओं और यतीमों को जारी किए गए। असलिया खाना के मुंतजिम मौलवी इमाम बख्श को दूसरे दिन अब्दुल्ला ने ही खोला। उनकी शिकायत पर खुद वालिद साहब ने उनसे माजरत की और कहा कि दर हकीकत अगर शाहू बाकायदा असलहा तलब करता तो शायद उसे ना दिया जाता, और अगर असलहा ना दिया जाता तो ना जाने क्या हो जाता। बहरहाल यूं समझ लें कि मेरी सारी खताएं मुआफ हो गईं। वालिद साहब ने खुसूसी तौर पर हमीदा और उसके घर वालों के लिए इनामात भेजे। मेरे तीनों दोस्तों को भी इनामात से नवाजा गया।